Hey guys, a very very good evening to you all. प्लीज फटाफट कंफर्म करो कि आप लोग मेरे को देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो। और अचानक से मेरे को ये नहीं पता कि मैं भूत जिसको दिखने लग गया। अचानक से मैं भूत Hey guys, a very very good evening to you all. Please यस गाइस, फटाफट बताओ क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? ऑल राइट गाइस। ऑल राइट गाइस, चलो लेट्स बिगिन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम मजे में हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को मैं एकदम बढ़िया दिख रहा हूं। अब मेरी बात सुनो सर, फटाफट 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 मेरी बात सुनो। क्या सर, हम रैपिड रिवीजन के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस में है। हमारा रैपिड रिवीजन का ऑलमोस्ट कंपनीज एक्ट तो अपना पूरा खत्म हो ही गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2 आज करेंगे, कल यूनिट 3 करेंगे, फिर उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बचेगा। और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फिर अपना पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें जो मैं हमेशा बताता हूं वो आपको बता दूं, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्यार थोड़ा सा दिखाना अपना। प्यार कैसे दिखाते हैं सर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और दूसरा, आप लोग ये चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सर ये जो नोट्स है ये कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स जो है आपको कहाँ से मिलेंगे? शुभम वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक है, वहां पे रजिस्टर करके आपको सारे सब्जेक्ट्स का जिसका रैपिड रिविजन चल रहा है सबका नोट्स मिल जाएगा। मैं बता दूं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक रैपिड रिवीजन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे आपको सारे प्लेलिस्ट सारे रिविजन्स मिल जाएंगे लेक्चर 1 से लेकर के। आज अपना लेक्चर 17 है, तो तुम समझ रहे हो। ऑलमोस्ट अपना 25 घंटे का कोर्स जो है वो आप लोगों का हो गया है मेरे साथ साथ, और उसके बाद आपने घर जाके भी पढ़ाई की होगी। ठीक है। चलो गाइस, जो लोग ऑनलाइन है फटाफट एक बार लाइक मार दो मेरे लिए, और चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। क्या है आज की वीडियो में? अच्छा, सबसे पहले बता दूं, आज की ये वीडियो का लाइक टारगेट होगा 200। इसको पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और तुम्हारे सिलेबस को एकदम 100% पूरा करने की जिम्मेदारी अपने। ठीक है भाई, आया है, टेंशन मत लो, करा के जाएंगे। गधे, 2 बार लाइक नहीं करना, नालायक आदर्श। 2 बार लाइक से कहीं अनलाइक ना हो जाए, एक बार वो ध्यान दे देना। चलो गाइस, शुरू करें। बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में रिवीजन करने वाले हैं आज अपन। बेलमेंट और प्लेज क्या है सर? क्या है बेलमेंट और प्लेज? ठीक है। कल अपन ने क्या चैप्टर पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था कौन सा चैप्टर? कल अपन ने कौन सा वाला चैप्टर पढ़ा था, बताओ जरा। सर हमने इसी चैप्टर का यूनिट 1 पढ़ा था, जहां पे हमने कल 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑफ गारंटी। आज हम 2 और कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले, एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की और एक प्लेज के बारे में। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है सर सेक्शन 148 में। बेलमेंट मतलब क्या? अगर आप अपने किसी गुड्स का डिलीवरी किसी और को दे रहे हैं, क्यों? किसी भी पर्पस के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा तो वो गुड्स रिटर्न आ जाएंगे, तो इसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या सर? इफ यू आर गिविंग डिलीवरी ऑफ अ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कोई तो वजह है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी है, और वो जब पर्पस खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद गुड्स रिटर्न भी हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब सर डिलीवरी होना जरूरी है गुड्स का, डिलीवरी होना जरूरी है गुड्स का। और एक सेकंड। ओके, डिलीवरी हो जाएगा कोर्स का, डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा गुड्स का, और कोई किसी पर्पस के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट होने पे जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, बेलमेंट में पार्टीज कौन कौन होते हैं सर? बेलमेंट में 2 पार्टीज होते हैं। बेलमेंट में कितने पार्टीज होते हैं? बेलमेंट में 2 पार्टीज होते हैं। कौन कौन 2 पार्टीज होते हैं? एक होता है बेलर,
और एक होता है बेली, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर जो दे रहा है, बेली जो ले रहा है। अबे गुड्स की बात कर रहा हूं भाई, गुड्स की बात कर रहा हूं। बेलर जो गुड्स दे रहा है, पर्सन जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, और बेली जो गुड्स डिलीवरी ले रहा है। अब सर बेलमेंट का कुछ एग्जांपल दो। जैसे अगर मैंने अपना कार किसी रिपेयर वाले को रिपेयर करने के लिए दिया, तो वो बेलमेंट है। उसमें पर्पस क्या है? सबसे पहले उसमें डिलीवरी हो रही है कार की, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि वो कार लेगा, रिपेयर करेगा और रिपेयर हो जाने के बाद कार लौटा देगा। दूसरा, अगर आप टेलर को क्लोथ दे रहे हो सिलाई करने के लिए। तीसरा, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज फॉर फ्री। सर देखो, कायदे से ये लोग एग्जाम्पल में वैसे तो लिख रहे हैं ये बेलमेंट है, पर दोस्त को दिया हुआ गुड्स जो होता है वो बेलमेंट नहीं होता है, वो दान होता है, वो कभी वापस नहीं आता। और बेलमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गुड्स जो है वो रिटर्न होना चाहिए। पर ये एग्जाम्पल में इन्होंने लिख दिया, चलो जाने दो इनको ना, इनको ये वास्तविकता से जाने दो, 3 दिन नहीं आती। उसके बाद सर, क्या कोरियर गुड्स गिवन अंडर अ कोरियर, अगर आपने कोरियर में दिया है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसको भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब सर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने कहा सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कौन सा बेलमेंट बनेगा? दूसरा, हर में सर कंसिडरेशन जरूरी होता है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सर? क्योंकि फ्री में बेलमेंट भी हो सकता है और उसको हम कहते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। उसके बाद डिलीवरी होना बहुत जरूरी है, एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी है और रिटर्न ऑफ गुड्स होना जरूरी है। ये सारे एसेंशियल फीचर्स है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो या तो एक्सप्रेस्ड हो सकता है या फिर इंप्लाइड हो सकता है, या फिर एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या फिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो तो अपने को पता है। पर सर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंसिडरेशन होना चाहिए? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन तो होना चाहिए, पर यहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी होएगा ना, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंसिडरेशन इज नॉट अ फैक्टर। मतलब अगर मैंने अपने दोस्त को गाड़ी दी कि जा भाई अपनी वाली को घुमा ला, तो उसमें कंसिडरेशन क्या है? मेरे को थोड़ी ना कुछ मिलना है, वो जो मिलना है उसको मिलना है। मतलब प्यार उसको मिलना है, तो मेरे को क्या मिलना है? तो मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है, पर फिर भी उसको वैलिड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब सर दूसरा कंडीशन ये, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी ऑफ द गुड्स मतलब क्या? आपने गुड्स एक्चुअल में सामने वाले को डिलीवर किया। अब सर डिलीवरी दो तरह की हो सकती है, या तो एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब क्या? मेरी गाड़ी दी, मैंने गाड़ी मेरे दोस्त के घर के सामने रख के आ गया, उसको कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या? गाड़ी मेरे पास ही रखी थी, गाड़ी की चाबी में जाकर के अपने दोस्त को दे दिया, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कोई भी डिलीवरी करना है करो, पर आप डिलीवरी करो। तो सर डिलीवरी करना जरूरी है, इसका मतलब यह है कि इमूवेबल गुड्स का बेलमेंट नहीं हो सकता। गुड्स जो है सिर्फ मूवेबल गुड्स का बेलमेंट हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल गुड्स का बेलमेंट नहीं हो सकता। और पैसों का बेलमेंट नहीं हो सकता। प्लीज गाइस ध्यान रखो, पैसों का बेलमेंट नहीं हो सकता और इमूवेबल गुड्स का बेलमेंट नहीं हो सकता। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? बोलो समझ आया? नहीं मासूम, नहीं डालूंगा, नहीं हो पाएगा। आई थिंक वो 3 चैप्टर का है यार, इतना भी मतलब वो 3 पेज का रिवीजन है, उसको कर लो ना यार, क्या मतलब एकदम। सीए फाइनल के बच्चे हो तुम, सीए फाइनल के बच्चे हो तुम, प्लीज यार 3 पेज का है, उसको समरी नोट से करके खत्म कर लो। बाकी तुम लोगों को 99.97 चीजें दे दो। तुमको लगता है सर 0.03 किधर है? आपने खाना बनाया, लाया, खिलाया, चबाया, अब डाइजेस्ट करके नहीं दोगे क्या सर? सुनो मेरी बात सर, इतना हमने तो बस पूछा था, उतना बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है सुनो, पर्पस क्या होगा सर आपके? पर्पस क्या होगा? पर्पस पर्पस जो होगा ना गुड्स डिलीवर्ड का, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। अभी पर्पस कुछ भी हो सकता है सर। अगर आप टेलर को कपड़े दे रहे हो, वो सिलाई करना उसका पर्पस हो सकता है, ऐसा कोई भी पर्पस हो सकता है, पर्पस पर होना जरूरी है। पोजेशन का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्चुअली या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करोगे तो पोजीशन जो है वो चेंज होता है, पर याद रखना ओनरशिप नहीं चेंज होता है। अगर मैंने मेरे दोस्त को कार का पोजीशन दिया है, तो उसके पास सिर्फ पोजीशन का डिलीवरी हुआ है, ओनरशिप अभी भी कार की किसके पास है? मेरे पास है। पर सर अगर एक पर्सन जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, पर उसके पोजीशन में नहीं है, तो ही डज नॉट बिकम अ बेली। इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं घर के बाहर जा रहा था और घर में रामू काका थे, और रामू काका को मैंने बोला, रामू काका घर का ध्यान रखना जब तक हम वापस आते हैं, तो रामू काका ने जब घर का ध्यान रखा, तो उनके पास पोजीशन नहीं था भाई, उनके पास सिर्फ कस्टडी थी, और उससे वैलिड उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं माना जाता है, उनका कोई हक नहीं है उस पर। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, चलो आगे देता हूं, अभी सुनो। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स बहुत जरूरी है। मतलब मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी दी,
गाड़ी दी थी क्यों? जो भी करना था उसको करने के बाद वो गाड़ी जो है वो मेरे को रिटर्न कर देगा, गाड़ी जो है मेरे को रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करना उसकी ड्यूटी भी है सर, और रिटर्न करेगा तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है खत्म होगा। पर सर गाड़ी जैसी मैंने दी थी वैसा का वैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। पर अगर अपन कपड़े की बात करें, जो टेलर को अपन ने कपड़ा दिया था सिलने के लिए, तो जैसा मैंने डायरेक्शन दिया था उसके हिसाब से सील करके वो कपड़ा रिटर्न कर देगा। वो ये नहीं बोल सकता भाई कपड़ा नहीं मिल रहा है तू ना पैसे ले ले, नहीं भाई तुमको हमने कपड़ा दिया था, जितना हमने चेंजेस करने बोला था, मान लो मैंने बोला था वो कपड़े को सील करके कोट बना दे, तो तू कोट मेरे को वापस कर दे, पर तू मेरे को वापस कर दे। गुड्स का रिटर्न होना जरूरी है एज पर दी डायरेक्शंस। कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं सर, मनी जो है मनी, अगर पैसे पैसे जो है मैंने जाके बैंक के लॉकर में रखा, पैसे जो है वो जाकर के मैंने बैंक के लॉकर में रखा, क्या उसको बेलमेंट माना जाता है? नहीं सर, पैसों का बेलमेंट कभी भी नहीं हो सकता, पैसों का सौदा कभी भी नहीं हो सकता, पैसों का बेलमेंट कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैंने पैसों की जगह अगर मैंने ज्वेलरी जाकर के बैंक के लॉकर में रखा, ज्वेलरी जाकर के बैंक के लॉकर में रखा, क्या उसको बेलमेंट माना जाएगा? हाँ सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता है और मनी नहीं आता है, ज्वेलरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। नहीं सर, अगर आपने बैंक के लॉकर में रखा तो आपने क्या पोजीशन दिया है क्या बैंक को? नहीं, बैंक को तो पता भी नहीं आपके लॉकर में क्या रखा है, वो तो सिर्फ कस्टडी में है, तो उस केस में उसको क्या नहीं माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं माना जाएगा। अगर सर मैंने अपने दोस्त के घर के बाहर कार पार्क करके आ गई, मैंने बोला रख ले भाई, और चाबी लेकर के मैं आ गया, तो क्या उसको पोजीशन डिलीवरी ऑफ पोजीशन माना जाएगा? नहीं सर, अगर मैंने कार अपने चाबी अपने पास ले ली ना, इट डजंट अमाउंट टू हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन। और लास्ट क्वेश्चन, अगर सीजर कर लिया कस्टम ड्यूटीज ने, कस्टम अथॉरिटीज ने, अगर कस्टम वाले घर पे आए और तुम्हारा सामान लेकर के चले गए, क्या उसको बेलमेंट माना जाएगा? हाँ जी हाँ, उसको बेलमेंट माना जाएगा। क्यों? डिलीवरी हुई है, पर्पस है, पर्पस सर्व हो जाएगा, बाद में वो गुड्स रिटर्न हो जाएंगे, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का सारा कंडीशन जो है वो उसमें सेटिस्फाई हो जाता है। समझे? वो उसमें क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सर, आपको समझ आया मेरी बात? हाँ सर, समझ आई आपको मेरी बात? उसके बाद सर बेलमेंट जो होता है ना, दो तरह का होता है। कितने तरह का बेलमेंट होता है? दो तरह का। एक होता है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है, दूसरा नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है। ये ग्रेट्यूटस का स्पेलिंग जरा सा ठीक कर लेना मेरे नोट्स में, स्पेलिंग है GRATUITOUS, TUITOUS, ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस। समझे? समझ रहे हो ना तुम? सर बेलमेंट दो तरह का होता है, बेलमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ग्रेट्यूटस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। सर फिर से बोलना, फिर से बोलना, वो गुटका निकाल करके बोलना, क्या बोला आपने? अबे ग्रेट्यूटस बेल, ये तो नील नितिन मुकेश वाला हाल हो गया। सुनो सुनो, ग्रेट्यूटस बेलमेंट और दूसरा नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ग्रेट्यूटस बेलमेंट मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज जो होता है, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, जहां पे प्रोवाइडर जो है ना गुड्स का, प्रोवाइडर जो है सर्विसेज का, वो दिल से कर रहा है, उसका कोई और इंटेंशन नहीं है, और उसमें उट इधर भी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ इधर द बेलर और द बेली, या तो बेलर के लिए भी हो सकता है या बेली के लिए भी हो सकता है, किसी का कंसिडरेशन नहीं है। मतलब मान लो सर मेरा फोन है, और मैंने अपना फोन अगर मेरे दोस्त को दिया, भाई रिपेयर करके दे दे, उसने बोला नहीं भाई कोई पैसे नहीं लूंगा, तो उसको हम ग्रेच्युटस बेलमेंट कहते हैं। उसमें मेरा फायदा है, पर जो मेरा दोस्त है वो कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो उसको फ्री में कर रहा है वो, तो उसको ग्रेच्युटस बेलमेंट कहते हैं। नॉन ग्रेच्युटस बेलमेंट मतलब क्या? जहां पे दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, मेरा फोन ठीक हो रहा है और सामने वाला पैसा ले रहा है, उसको कहते हैं नॉन ग्रेच्युटस। ग्रेच्युटस नॉन ग्रेच्युटस मतलब क्या सर? फोकट का नहीं है। और ग्रेच्युटस मतलब क्या सर? फोकट का है। अब सर बेलर और बेली दो पार्टीज होते हैं। कौन होता है? बेलर और बेली दो पार्टीज होते हैं, ध्यान देना अपना। सर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं, एक तो होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर जो देता है, बेली जो लेता है, क्या? गुड्स। अब सर हम पढ़ेंगे बेलर की ड्यूटीज और हम पढ़ेंगे बेली के ड्यूटीज। अब सर जी, अब सामने वाले का जो ड्यूटी है ना, ये जो सामने वाले का ड्यूटी है, वो बेलर का राइट्स बन जाता है, और इसके जो ड्यूटीज है वो इसके राइट्स बन जाते हैं। तो हम दोनों के ड्यूटीज पढ़ेंगे तो अपना दोनों का राइट्स अपने आप कवर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ लेना सर, हम दोनों के ड्यूटीज पढ़ते हैं। सबसे पहले पेलर का क्या ड्यूटीज है सर, और बेली का। पेलर मतलब जो दे रहा है, मान लो अगर मैं अपनी कार किसी को दे रहा हूं और सामने वाला मेरा दोस्त है वो मेरी कार ले रहा है, तो क्या होगा समझना, क्या होगा सर, ध्यान से समझना। सबसे पहले ड्यूटीज की बात करते हैं, किसके ड्यूटीज की बात कर रहे हैं अपन? बेलर जो कार दे रहा है। तो सर कार देने का दो कारण हो सकते हैं, एक तो ग्रेटिट्यूअस हो सकता है, एक नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस मतलब क्या? फ्री में। अगर मान लो मैंने अपने, ध्यान देना दोस्तों, अगर मैंने अपना कार अपने किसी दोस्त को दिया कि भाई रिपेयर करके दे दे, और वो दोस्त ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं फ्री में रिपेयर करके दे दूंगा। कैसे रिपेयर करके दे दूंगा? फ्री में रिपेयर करके दे दूंगा। क्या मैंने इनडेमनिटी बोला क्या? क्या बोल रहे हो भाई? ओके ओके ओके, सुनो,
सर सुनो ना, अगर मैं ग्रेचुइटस फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं पैसे लेके कार ठीक कर रहा हूं तो क्या होगा? समझना, सबसे पहले अगर फ्री में कार जा रही है ठीक होने के लिए, तो पेलर का काम होता है डिस्क्लोज करना फैक्ट्स इन द गुड्स बिल्ड, फैक्ट्स फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। पेलर मतलब कौन सा? शुभम। शुभम अगर काम अपना कार दे रहा है एक दोस्त को, मान लो दोस्त का नाम है पीयूष, तो शुभम अगर कार दे रहा है पीयूष को, तो शुभम क्या हो गया? पेलर, और शुभम, पीयूष कौन हो गया? बेली। अब सर शुभम अगर कार दे रहा है तो वो हो गया पेलर। पेलर की ड्यूटीज अपन पढ़ रहे हैं, पेलर का सबसे पहला ड्यूटीज है डिस्क्लोज। आप डिस्क्लोज करो क्या फॉल्ट है। सर अगर आप ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में दे रहे हो ना, तो आपको जो नॉन फॉल्ट है वो डिस्क्लोज कर दो, जो चीजें आपको पता है वो डिस्क्लोज कर दो। पर अगर आप नॉन ग्रेटिट्यूस दे रहे हो ना, मतलब आप एक हायर चार्जेस में दे रहे हो, मतलब आपने बोला दिन का 5,000 रुपए का भाड़ा, इस तरह का अगर पेलमेंट में दे रहे हो ना, तो आपको अननोन फॉल्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर नहीं पता है और नुकसान हुआ तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल ले लो सर, अगर मैंने जो कार दिया था उसका ब्रेक फेल था, मैंने कार किसको दिया? पीयूष को, अपने दोस्त को दिया। क्या वो ग्रेटिट्यूअस था? नहीं, वो फ्री, हाँ वो ग्रेटिट्यूअस था, वो फ्री में था। उस केस में अगर मेरे को पता है कार का ब्रेक फेल है, तो मेरे को पीयूष को बताना पड़ेगा। पर अगर मैंने पीयूष को नहीं बताया और उसके वजह से कार ठुक गई और पीयूष का कुछ नुकसान हो गया, तो उस केस में पीयूष को भरपाई करनी पड़ेगी मेरे को। आई विल बी लायबल। पर सर अगर कार का ब्रेक फेल था, ये मेरे को भी नहीं पता था, पीयूष को भी नहीं पता था, कार चलाते चलाते पीयूष को पता चला, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूंगा। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डिस्क्लोज द नॉन फॉल्ट, नॉन फॉल्ट जब मैं क्या फ्री में दे रहा हूं। पर अगर मैंने हायर पे दिया ना, अगर मेरा काम ही है कार देना, तो मेरा काम अगर है ना कार देना, तो वो नॉन फॉल्ट हो या अननोन फॉल्ट हो, सबके लिए मैं लायबल हूंगा। क्यों? मेरा काम है कार देना, वो कार को मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सर सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ है? ग्रेटिट्यूस फ्री पेमेंट में के केस में क्या होता है, और फ्री पेमेंट में फ्री पेमेंट के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। आई इन केस ऑफ फ्री पेमेंट बाउंड टू डिस्क्लोज द फॉल्ट ऑफ विच द बेलियर इज अवेयर एंड मटीरियली इंटरफियर विद द यूज देयरऑफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। आपको बताना पड़ेगा, अगर आप एक घोड़ा बेलमेंट में दे रहे हो और घोड़ा का सनक जाता है, कभी 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 सनक जाता है और वो अचानक से भागने लग जाता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा अगर आपको पता है तो। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो जो बेलर है वो डैमेजेस पे करेगा अराइजिंग डायरेक्टली ड्यू टू सच फॉल्ट, जो भी डैमेजेस है वो पे करना होगा। पर अगर आपने नॉन ग्रेटिट्यूस दिया है ना, तो जो अगर हायर में दिया है आपने, तो बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको भले पता था या नहीं पता था, वो सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझे सर? इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुनना। ए जो है ना, ए कौन है? मिस्टर ए। उसने ना एक कैरेज कैरेज भाड़े पे लिया था। कैरेज क्या है? वो जो घोड़े घोड़े दौड़ाते हैं, पीछे कैरेज लगता है। अब वो कैरेज भाड़े पे लिया था, भाड़े पे मतलब दिन का भाड़ा भर रहा था, रेंट भर रहा था। अब जब वो लेके गया ना कैरेज को, तो कैरेज का एक चक्का टूट गया और वो गिर गया, तो उसके वजह से उसको नुकसान हुआ। अब वो नुकसान क्या बेलर भरपाई करेगा? लॉ ने कहा हाँ, तूने हायर पे लिया है, मतलब जो बेलर है ना उसका काम था ये ध्यान रखना कि कौन सा स्क्रू टाइट है, कौन सा स्क्रू लूज है, पूरा मेंटेन करना। अगर उसके वजह से कोई नुकसान हुआ है तो जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो पहला ऐसा ड्यूटीज टू डिस्क्लोज। पहला आप समझे ड्यूटी क्या है? पहला ड्यूटीज है टू डिस्क्लोज, समझे? दूसरा, पे नेसेसरी ऑर्डर और एक्स्ट्रा पे नेसेसरी एंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सर सिंपल सी बात है, समझना। अगर शुभम ने पीयूष को अपना कार रिपेयर के लिए दिया था, कैसे दिया था? फ्री में रिपेयर करके दे रहा है पीयूष, तो लॉ कहता है भैया जो भी नेसेसरी खर्चे आए और जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आए ना, दोनों शुभम तू बेयर करना, दोनों शुभम तू बेयर करना, क्योंकि वो वैसे भी फ्री में करके दे रहा है। पर सर अगर शुभम ने कार दिया था पीयूष को और पीयूष ने बोला कि मैं 10,000 रुपए लूंगा और कार को ठीक कर दूंगा, तो सर उस केस में जो नेसेसरी एक्सपेंस आ रहे हैं, नेसेसरी एक्सपेंस मतलब क्या? अगर तुमको बाहर से कोई बंदा बुलाना पड़ा उसको रिपेयर करने के लिए, तो उस बंदे का खर्चा, तुमको कोई मशीन मंगवाना पड़ा तो उसका खर्चा, वो सारा चीजें जो नेसेसरी एक्सपेंस है वो बेलर बेयर करेगा। बेलर बेयर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 रुपए तेरे को दिए है ना। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या सर? अगर आपने ब्रेक ठीक करने की बात हो रही थी और उस समय पता चला कि इंजन में और कुछ प्रॉब्लम है, इंजन में और कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है और वो जो है बेलर को बेयर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो येलो में जो मैंने हाईलाइट किया है ना, वो बेलर को बेयर करना पड़ेगा। ग्रेट्यूटस बेलमेंट के केस में नेसेसरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दोनों, और नॉन ग्रेटिट्यूस के केस में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेसेसरी एक्सपेंस को ये 10,000 रुपए में कवर हो जाता है, कंसिडरेशन में कवर हो जाता है। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर। तो दूसरी बात हो गई एक्सपेंस की। पहली बात किसकी थी? डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट। दूसरी बात हो गई एक्सपेंसेस की। तीसरा, इंडेमनिफाई बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। प्री मेच्योर टर्मिनेशन मतलब क्या? वापस आ जाते हैं। शुभम ने अपना कार दिया पीयूष को, क्यों? पीयूष ने बोला मैं ना उसको घुमाने लेकर के जाऊंगा, तो घुमाने लेकर के जाऊंगा, तो पीयूष ने बोला शुभम मैं ना मार्केट से कार ले रहा हूं ना, तो मेरे को 10,000 रुपए पड़ रहे हैं, और अगर तू देगा ना, तू दे देना मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है पीयूष, एक काम करते हैं, मैं ना तेरे को 4,000 रुपए में कार दे देता हूं। कितना बचत हुआ पीयूष का? 6,000 रुपए का बचत हुआ।
कार चाहिए था सर पीयूष को 1 जनवरी को। कब चाहिए था? 1 जनवरी को। पर मैंने 31 दिसंबर को मैंने क्या बोला, अरे यार सॉरी पीयूष, मैं ना तेरे को कार नहीं दे पाऊंगा। 31 दिसंबर को ऐसा बोला, तो अभी पीयूष को 1 जनवरी को कार तो चाहिए। वो मार्केट में गया कार मांगने के लिए, तो मार्केट में उसको कार 13,000 का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 13,000 का मिल रहा है। तो अब पीयूष का नुकसान हो रहा है। तो पीयूष का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने प्री मेच्योर टर्मिनेशन किया। पर सर पीयूष का नुकसान क्या हो रहा है? मैंने तो उसको फ्री में काट दिया था। भाई फ्री में दिया था उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी उसका नुकसान तो हो रहा है ना, तो नुकसान का भरपाई तेरे को करना पड़ेगा। तो कितना भरपाई करूं सर? 13,000 में उसको मिला, 4,000 में मैं दे रहा था, तो 9,000 रुपए का भरपाई करूं क्या? लॉ ने कहा नहीं। लॉ ने कहा भाई पीयूष, अगर तू उस दिन भी लेता तो तेरे को कितना रुपए पड़ता? तेरे को 10,000 रुपए पड़ता। आज तेरे को 13,000 रुपए पड़ रहे हैं, तो ऊपर का 3,000 में दे दूंगा, 10,000 तू दे दे। आई विल भरपाई फॉर द एक्सेस अमाउंट ओनली। जो तेरा एक्सेस नुकसान हुआ है ना, उतना ही भरपाई करूंगा, उससे ज्यादा का भरपाई नहीं करूंगा। सर प्रैक्टिकली सोचो ना, मैंने शुभम के भरोसे बैठा, तो मेरे को 10,000 में जो गाड़ी मिल रही थी वो 4,000 में मिली। पर जैसे ही शुभम हट गया पीछे, तो मेरे को वो 13,000 में मिल रहा है। तो मेरा नुकसान कितने का हुआ है? 3,000 का। उतना शुभम आपको देगा इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। पर सर इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, तो उसमें तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होगा कि किस तरीके से प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगा। प्री मेच्योर टर्मिनेशन में मान लो 1,000 2,000 जो भी पेनल्टी है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। पर इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलर मस्ट कॉम्पनसेट। पढ़ो क्या लिखा है ये वाला, ये वाला पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। सर समझे क्या? नहीं, मान लो प्रशांत, मान लो वो 4,000 तो मेरा खर्चा है। 4,000 का तो मैंने पेट्रोल डलवा के दिया है, 4,000 मैंने एग्जैक्ट खर्चे का लिया है। व्हाट इफ प्री मेच्योर बियॉन्ड? अरे बेटा ये डाउट का सेशन नहीं है मेरे बेटा, क्लास अपनी रेगुलर हो चुकी है, 6-6 घंटे की एक एक टॉपिक पे। रेगुलर क्लास नहीं है बेटा, डाउट्स का समय नहीं है। मुक्ता मेरी माँ, अच्छा मुक्ता तो है भी नहीं, मुक्ता तो पूछ भी नहीं रही है। सर सुनो, इंडेमनिफाई एनी लॉसेस। अगर बेली को कोई भी लॉस हो रहा है, सर बेली को क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि बेली को बाद में पता चला कि बेलर ने जो उसको प्रोडक्ट दिया था वो देने के लिए एलिजिबल ही नहीं था। बेलर ने जो उसको गुड्स दिया था वो गुड्स देने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, उसके पास टाइटल ही नहीं था। तो उस केस में जो भी लॉस अगर हो रहा है, तो वो बेली को जो लॉस हो रहा है उसके लिए आपको बेलर इंडेमनिफाई करके देगा। और बाउंड टू रिसीव गुड्स मतलब क्या सर? अगर बेली आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो बेलर का ड्यूटी है कि गुड्स वापस ले ले। मतलब पीयूष आकर के मेरा कार वापस कर रहा है, तो शुभम का ड्यूटी है कि वो कार वापस ले ले। और सर जब जब इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक व्हेन द बेली रिटर्न्स देम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम और पर्पस। अब मान लो सर पीयूष मेरे घर आया था लौटाने के लिए, मैंने बोला छोड़ना पीयूष, रख ले अपने पास 3 दिन के लिए। तो अगर पीयूष ने 3 दिन के लिए रखा, पर उस बीच में अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है ना, तो पीयूष रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए पीयूष रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इफ बेलर refuses when offered at the proper time, the payee can claim compensation for all the necessary expenses including the safe custody। अगर पीयूष ने उस कार को पार्किंग करवाने के लिए पार्किंग का पैसा दिया, तो उसका खर्चा जो है पीयूष क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला? ये 5 चीजें जो है, ये 5 ड्यूटीज है आपके बेलर के, ये 5 ड्यूटीज है आपके बेलर के। आई एम सो सॉरी, मेरे को यहाँ पे बहुत बैक का पेन हो रहा है, तो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। बट सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा? ड्यूटीज ऑफ अ बेलर क्या है? बेलर की ड्यूटीज क्या है? 5 ड्यूटीज है सर बेलर की, मेरे साथ याद कर लो। सबसे पहला बेलर का ड्यूटी है कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज। क्या डिस्क्लोज करेगा वो? जो भी उसका नॉन फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करेगा। दूसरा है बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी नेसेसरी एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। तीसरा, इंडेमनिफाई करोगे बेली को। तीसरा, और प्री मेच्योर टर्मिनेशन के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेस पेमेंट, एक्सेस अमाउंट जो है वो रीपे करना पड़ेगा। और फिफ्थ जो है, यू आर बाउंड टू रिसीव द गुड्स बैक। अगर कोई आकर के गुड्स लौटा रहा है, तो उसको वापस ले ले भाई। ये किसकी ड्यूटीज हो गई सर? ये आपके बेलर की ड्यूटीज हो गई। किसकी ड्यूटीज हो गई? बेलर की ड्यूटीज हो गई। अब बात करते हैं बेली के ड्यूटी के बारे में। किसके ड्यूटी के बारे में? बेली के ड्यूटी के बारे में। बेली का ड्यूटी क्या है? टू टेक रीजनेबल केयर। आपको केयर लेना होगा। दूसरा, अनऑथराइज्ड यूज। सर एक बार ये सुन लो, याद कर लो मेरे साथ, बेली का ड्यूटीज ये सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है। क्या है सर ये बेली का ड्यूटीज? कट मार, मैंने कुछ और बनाया था।
पर मैं वो नहीं बताऊंगा तुमको। मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैं तुमको क्या बताऊंगा, कट मार। कट मार के ऐसे सी। सी, रीजनेबल केयर लेना। बेली मतलब कॉन्सेप्ट, जब मैंने अपना कार पीयूष को दिया तो पीयूष क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले कार का ध्यान रखना, केयर लेना क्या कार का। दूसरा, यू अनऑथराइज्ड यूज मत करना। एम, मिक्सिंग मत करना। आर, रिटर्न ऑफ द गुड्स, गुड्स वापस कर देना काम हो जाए तो। ए, कुछ एक्रीशन अगर हुआ तो वो लौटा देना। और कोई भी एडवर्स टाइटल मत सेट करना। इसको मैंने कैसे याद करवाया सर, CUTMAR। सर सी क्या है, केयर करना, ध्यान देना। यू क्या है, अनऑथराइज्ड यूज मत करना। टी क्या है, एडवर्स टाइटल मत सेट करना। एम क्या है, बोलो ना, बोलो ना यार। अरे यार तुम लोग मेरे को याद करवा रहे हो, तुम तो बोलो, तुम बोलो। मिक्स मत करना। ए क्या है, ए एक्रीशन, एक्रीशन अगर कोई होगा तो रिटर्न करना। और लास्ट में आर क्या है, गुड्स को वैसा रिटर्न कर देना। ये सारा ड्यूटी किसका है, बेलर का, जिसने गुड्स लिया है। केयर मतलब क्या सर, जो भी तुमको रीजनेबल, अगर मान लो वो गाड़ी तुम्हारी खुद की होती तो तुम जिस तरीके का केयर लेते तुमको उस गुड्स का उसी तरीके का केयर लेना पड़ेगा। क्या लिखा है सर, अ बेलर इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज मच एज ऑफ हिज ओन गुड्स। जैसे वो अपने गुड्स का ध्यान रखता है वैसे ही अगर वो आपके गुड्स का ध्यान रख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सी एक बात बताओ सर, मैंने अगर अपनी घड़ी पीयूष को दी, मैंने अगर अपनी घड़ी पीयूष को दी और पीयूष ने उस घड़ी का वैसे ही ध्यान रखा जैसे वो अपनी घड़ी का ध्यान रखता, पर पीयूष की वो घड़ी पीयूष के पास से चोरी हो गई, तो क्या मैं पीयूष से मांग सकता हूं पैसे? नहीं सर, फिर मैं पीयूष से पैसे नहीं मांग सकता, उसने अपना ड्यूटी निभा लिया। पर पीयूष अपने घड़ी को बहुत ध्यान से रखता था, पर शुभम की घड़ी जैसे ही मिली ना, बहुत आलसी हो गया, उसने घुमा दी उस घड़ी को, तो मैं पीयूष से वो रिकवर कर सकता हूं। ये बात अलग है कि दोस्त नालायक होते हैं तो घड़ी वापस नहीं करेंगे, पर पीयूष ने अगर वो घड़ी घुमा दी तो वो बेली जो है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मैं क्या उससे वापस ले सकता हूं? अब एक बात समझना सर, अगर मैंने पीयूष को अपनी घड़ी दी थी और पीयूष को मैंने बोला था इसका ध्यान रखना, अब पीयूष अपनी घड़ी, और मैंने पीयूष को ये अलग से बोला था कि पीयूष ये वाला जो घड़ी है ना इसको अपने लॉकर में रखना, लॉकर में किधर, लॉकर में रखना। पर पीयूष ने क्या बोला, मैं अपनी घड़ी बाहर रखता हूं, मैं अपनी घड़ी जहां रखता हूं वहां पे ही तेरी घड़ी रखूंगा, तू टेंशन मत ले। अब सर पीयूष ने वही रखा अपनी घड़ी जहां पे वो मेरी घड़ी, जहां पे वो अपनी घड़ी रखता था, पर वो घड़ी मेरी घूम गई, क्या पीयूष रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, मैंने क्लियरली पीयूष को इंस्ट्रक्शन दिया था, भाई लॉकर में रखना, तूने लॉकर में क्यों नहीं रखा? में नहीं रखा ना, तो जो नुकसान हुआ है मैं पीयूष से क्लेम कर सकता हूं। क्या तुमको समझ आई सर बात? आप लोगों को रीजनेबल केयर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने खुद के गुड्स का केयर ले रहे हो, और उसका दो एग्जाम्पल समझे। दूसरा, यू विल नॉट मेक इनकंसिस्टेंट और अनऑथराइज्ड यूज। अगर मैंने अपनी कार दी और कार देते वक्त मैंने बोला था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे मत जाना, अगर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और पीयूष जो है उस कार को हमेशा 80-85 किलोमीटर के स्पीड पे चला रहा है, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं बेली को बोल सकता हूं कि भाई छोड़ दे, कार वापस कर दे, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता हूं, मैं अपने गुड्स वापस ले सकता हूं। अगर बेली जो है ना उसका अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है। पढ़ो सर क्या एग्जाम्पल है, if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the terms and conditions of the bailment, he is liable to be compensated. एग्जाम्पल, स्पीड लिमिट ऑफ द कार 50 किलोमीटर की है और तुम 80 किलोमीटर पर चला रहे हो, और उस केस में क्या होगा सर, जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा? मेरे। मैंने तेरे को दिया था, मैंने बोला था 50 किलोमीटर पे चलाना, अब तो 80 किलोमीटर के स्पीड पे चला रहा है ना, तो मैं तेरे से कार वापस ले सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूं। क्या समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो ना, जोर से बोलो ना। नेक्स्ट, नॉट टू मिक्स गुड्स। भाई अगर मैंने उसको कोई चावल दिया था, पीयूष को अगर मैंने एक बोरा भर के चावल दिया था, क्या वो उस चावल को अपने चावल के साथ मिला सकता है? तो सर लॉ ने कहा मिक्सिंग मत करना। पर अगर मैंने बेलर ने बेल करते वक्त ही बोला था कि भाई मिक्सिंग कर लेना, तो मेरा 5 किलो चावल और उसका 5 किलो चावल उसने मिक्स कर दिया, तो क्या वो मिक्स कर सकता था? हाँ, क्योंकि मेरा कंसेंट था। अब कितने किलो चावल बन गए सर? 10 किलो चावल बन गए। अब वो जो 10 किलो चावल बना है ना, वो दोनों हम दोनों प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। सर अगर मिक्सिंग बेलर की कंसेंट से हो रहा है, अगर मिक्स कर रहे हो अपने सामान के साथ, तो दोनों पार्टीज जो है उसको प्रपोर्शन में बांट लेंगे। पर अगर बिना कंसेंट के कर रहा है, मान लो उसका चावल और मेरा चावल बिना पूछे उसने मिला दिया, तो लॉ कहता है क्या ये सेपरेबल है? क्या ये सेपरेबल है? क्या तुम इसको अलग अलग कर सकते हो? बकवास नहीं करना, कर सकते हो कि एक बंदा बैठाएंगे वो इधर छाटेगा इधर छाटेगा, तुम नहीं हटा सकते। तो अगर नॉन सेपरेबल है ना, तो जो बेली है वो मेरे को पूरा डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेट करेगा। पर अगर सेपरेबल हो, सेपरेबल मतलब क्या सर, एक तरफ पिंक कलर का कॉटन था, एक तरफ येलो कलर का कॉटन था, उसका येलो कलर का कॉटन था, मेरा पिंक कलर का कॉटन था, आपने मिला दिया,
तो क्या वो सेपरेबल है? हाँ सेपरेबल है। तो सेपरेबल है ना, तो उसको सेपरेट करके जिसका जिसको है वो दे दो। पर सेपरेट करने के लिए अगर कोई कॉस्ट आएगा ना, तो वो कॉस्ट नालायक बेली बेयर करेगा। मैं क्यों बेयर करूंगा भाई? मिलाया उसने, मेरे से पूछा था क्या? नहीं। अभी सेपरेबल है तो सेपरेट कर, और सेपरेट करके खर्चा मेरे को दे दे। सॉरी, खर्चा तू बेयर कर ले और मेरे को मेरा कॉटन वापस कर दे। पर अगर नॉन सेपरेबल है ना, तो जो भी मेरे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा वो बेली मेरे को कॉम्पेंसेट करेगा। बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पेंसेट। पढ़ो सर ये दोनों पॉइंट, सेपरेबल और इम्पॉसिबल टू सेपरेट वाला पॉइंट जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट। चलो सर आगे बढ़ते हैं। रिटर्न द गुड, रिटर्न द गुड्स मतलब क्या सर? जो सामान आपने लिया है, ये आपकी ड्यूटी है कि उसको एकदम समय पे लौटा दे, और सर बिना डिमांड के। एक सिंपल सी बात करो, अगर सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने कपड़ा कपड़ा लाया और मैंने टेलर को दिया कि भाई इसका ना कोट बना करके वापस कर दे मेरे को, तो जैसे ही कोट बन जाएगा ना, तो टेलर का काम होगा वो कोट ला करके मेरे को वापस करना। अगर उसने ये बोला अरे शुभम तो लेने ही नहीं आया, नहीं चलेगा भाई, आपको डिमांड का वेट नहीं करना है, आपको जो डायरेक्शंस दिए थे वो खत्म हो गए ना, आप अपने पास गुड्स नहीं रखोगे, आप उसको वापस कर दोगे। अगर आपने वापस नहीं किया और उसके बाद अगर कोई डैमेज हो गया ना, तो वो डैमेज के लिए बेली तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, हमको मत कहना। अगर सर मैंने पीयूष को अपना कार दिया था कि भाई जाकर के घुमा के ले आ, अब उसका काम हो गया घुमाने का, घुमाने का तो घुमा के जब ले आया, तो कार उसके बाद मेरे को वापस करना उसका काम होगा। अगर उसने वापस नहीं किया और अगले दिन अगर लाइटनिंग की वजह से कार को नुकसान हो गया, तो उसके लिए पीयूष रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्या लिखा है सर रिटर्न ऑफ द गुड्स के बारे में? रिटर्न ऑफ द गुड्स के बारे में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड और डिलीवर एज पर द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड एज सुन एज द बेल पीरियड एक्सपायर्ड और द पर्पस अकम्प्लिश्ड। अगर मैंने तुमको 3 दिन के लिए बेलमेंट में दिया था, तो 3 दिन खत्म होने के बाद तुमको वापस ला करके देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई, तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई तूने तो वापस ही नहीं मांगा, ये कोई बहाना नहीं हुआ, तुम वापस मांगने का वेट नहीं करोगे। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। लास्ट, रिटर्न ऑन एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स मतलब क्या सर? सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, अगर मैंने मुर्गी दी थी और उस मुर्गी ने अंडा दे दिया, तो वो मुर्गी तो लौटाएगा ही, साथ में अंडा भी लौटाएगा। ठीक है। अगर मैंने एक दो दो नहीं था ना सर, अगर मैंने शेयर्स दिए थे, मान लो शेयर्स दिए थे और वो शेयर्स में डिविडेंड मिल गया, तो वो डिविडेंड भी मेरे को लौटाएगा। इस तरह की चीजें। अब तुम प्रैक्टिकली तुमको पता है डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा, मेरे को ही मिलेगा। शेयर्स ऐसे दे भी नहीं सकते। फिर भी कोई भी एक्रीशन हुआ, एक्रीशन मतलब क्या? बढ़ोतरी हुई, कोई भी चीजें बढ़ी है ना, तो वो बढ़ी हुई चीजें हमको लौटाएगा, वो रिटर्न करते वक्त एक्रीशन भी देगा। वो ये नहीं बोल सकता अबे मेरे घर में अंडा हुआ तो मैं रखूंगा, नहीं भाई, वो अंडा मेरी मुर्गी ने दिया है तो मेरे को वापस मिलेगा। नो एडवर्स टाइटल मतलब क्या सर? बेली ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे बेलर का टाइटल खराब हो जाए। तो कोई भी ऐसी चीजें मत करना which will set up a adverse title on the bailor. You will not set up any adverse title on the bailor. You cannot deny the title of the bailor. मतलब मैंने मुर्गी दी, बाद में जब मैंने वापस मुर्गी मांगने गया, तो वो मेरे को बोलने लग गया प्रूफ करिए तेरी मुर्गी है। भाई मैंने दिया ना तेरे को, तो वो मेरी ही मुर्गी होगी, तू मेरे को लौटा दे वापस, तू मेरे पे एडवर्स टाइटल मत कर। ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका कट मार। कट मार एक बार याद कर लो, कट मार। कट मार क्या है सर? कट, लट मार नहीं, लट मार तो गाना था, कट मार क्या है? केयर, यू अनऑथराइज यूज, टी टाइटल एडवर्स मत करना, एम मिक्स मत करना, ए एक्रीशन अगर कुछ होगा तो रिटर्न करना, और आर गुड्स ऐसे भी लौटा देना, बिना डिमांड के लौटा देना। ये क्या है सर? ये आपका ड्यूटीज किसका हो गया? बेली का ड्यूटीज हो गया। किसका ड्यूटीज हो गया? बोलो बोलो बोलो, किसका ड्यूटीज हो गया? ये हो गया बेली का ड्यूटीज। कौन सा दो वाला एग्जाम्पल प्रशांत? सुनो सर, अब सर आपने पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ अ बेलर, आपने पढ़ा ड्यूटीज ऑफ अ बेली। ड्यूटीज ऑफ अ बेलर क्या है? डिस्क्लोज करना अगर कोई फॉल्ट है तो, इंडेमनीफाई करना, एक्सपेंसेस बेयर करना और रिटर्न लेना, ये सारा ड्यूटीज था। बेली का ड्यूटीज क्या था? कट मार। अब तुम देखो बेलर का राइट क्या है और फिर देखो बेली का राइट क्या है। बेलर का राइट क्या है सर? सबसे पहले ये देखो, बेलर का राइट है टर्मिनेट। अगर बेलर को लगता है कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है, तो वो वॉइडेबल, वो टर्मिनेट कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा, वो गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन करवा सकता है। उसके बाद सर वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। आप किसी भी गलत काम करने वाले इंसान के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। आप कौन हो? बेलर हो। आप सूट को एनफोर्स कर सकते हो। आप सर, अगर बेली ने बोला था, आपने टेलर को कपड़ा दिया था सिलने के लिए, अब टेलर कपड़ा रख लिया अपने पास 7 दिन और फिर बोल रहा है अब मैं नहीं
सिलूंगा, तो आप उसको उसको फोर्स कर सकते हो, उस पर केस फाइल कर सकते हो कि कपड़ा सील करके दे, और लास्ट में आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। क्यों? अगर उसने अनऑथराइज यूज किया है या फिर मिक्सिंग यूज किया है, तो आप उससे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। समझे? समझे क्या? अच्छा वो, हाँ सर समझे क्या? पहले मैंने क्या कहा, टर्मिनेट कर दो। आप क्या कर सकते हो, डिमांड बैक कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, सूट रॉन्ग डूअर्स के अगेंस्ट, और सूट एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज के अगेंस्ट, और कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये 5 चीजें जो है आप बिल्कुल कर सकते हो। अब उसके बाद सर, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, सर ये क्या है समझना। अगर पीयूष ने, मेरे को एक बात बताओ, शुभम ने पीयूष को क्या दिया था, कार दिया था। शुभम ने पीयूष को कार दिया था, और कार बोला था पीयूष तू ना अपने पास रखना। कार लेकर के पीयूष चला गया लद्दाख, कार लेके पीयूष चला गया लद्दाख, लद्दाख में कार की हो गई चोरी, लद्दाख में कार की हो गई चोरी। क्या पी जाकर के, पीयूष जाकर के केस फाइल कर सकता है कि पीयूष ये बोलेगा नहीं नहीं कार तो शुभम की है, केस तो शुभम ही फाइल करेगा? लॉ ने कहा भाई बेलर हो या बेली हो, जिसने कार चुराया वो कौन है, वो है रॉन्ग डूअर, और रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट जो केस है वो कोई भी फाइल कर सकता है, बेलर भी फाइल कर सकता है, बेली भी फाइल कर सकता है। इतनी सी बात है। समझ रहे हो? सिर्फ इतनी सी बात है सर। क्या है इतनी सी बात? इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailee of the use or possession of the goods, then the bailee is entitled to use remedy as owner might have used in like case। मतलब अगर शुभम होता तो वो जो चीजें कर सकता था वही चीजें जो है पीयूष भी कर सकता है, बेली भी कर सकता है। इधर बेलर और बेली में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन फॉर सच deprivation और इंजरी। आप क्या कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो। समझे सर? केस फाइल करके अगर कोई कॉम्पनसेशन मिला, कोई पैसा मिला, तो शुभम और पीयूष आपस में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से बांट लेंगे। कार जब मिल गया तो कार शुभम के पास चला जाएगा, कुछ एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला तो शायद वो पीयूष ले लेगा। क्यों? क्योंकि परेशान तो बेचारा पीयूष हुआ। तो ये थर्ड, ये हो गया सर आपका सूट्स अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। समझे आप? तो सर ये 5 आपके राइट्स हैं। आपके मतलब किसके? बेलर के राइट्स है। बेलर के राइट्स क्या है सर? एक तो टर्मिनेट टी, डिमांड बैक डी, सूट फाइल कर सकते हो एस, और क्लेम कर सकते हो कॉम्पनसेशन टीडीएस। सी, देखो टीडीएस। सर ये सब चीजों से याद नहीं होना, आपको याद कैसे होगा? ये डब्बा देख करके याद होगा। आपको याद करना पड़ेगा, पहले बेलर का ड्यूटीज पढ़ा था, फिर बेली का ड्यूटीज पढ़ा था, अब फिर राइट ऑफ बेलर पढ़ रहा हूं। राइट ऑफ बेलर में क्या आएगा? ड्यूटीज ऑफ बेली याद करो। सामने वाले को गुड्स लौटाना पड़ेगा, तो मेरी राइट्स क्या है? मेरे को गुड्स वापस ले सकता हूं मैं। सामने वाला अनऑथराइज यूज नहीं कर सकता, अगर किया तो मैं टर्मिनेट कर सकता हूं, तो यहां पे मेरा राइट है टर्मिनेट कर सकता हूं। सर यहाँ पे नीचे आपको चाहिए तो यूआरएम लिख लो। यूआरएम मतलब क्या सर? अगर अनऑथराइज यूज हुआ तो क्या होगा? टर्मिनेट हो सकता है। आर, रिटर्न कर सकते हो, वैसे यहां पे डिमांड बैक हो सकता है। और एम क्या है? मिक्सिंग मत करना, मिक्सिंग करोगे तो कॉम्पनसेशन क्लेम हो सकता है। अच्छा बेली की राइट्स बताओ, बेली की राइट्स। बेली मतलब कौन बाबा? बेली मतलब कौन? अरे बोलो, बेली मतलब कौन? सर राइट्स ऑफ बेली मतलब कौन? पीयूष जिसको गुड्स मिला है, उसका क्या राइट्स है? उसका हक, एच से बोला भाई, हक। हक क्या है उसका? हक है उसका डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर। मतलब मान लो सर, अगर एक मशीन था, मशीन का ओनर ए बी सी तीनों थे, उन्होंने मिल करके दिया था डी को मशीन। अब डी जो है ए को भी लौटा सकता है, बी को भी लौटा सकता है, सी को भी लौटा सकता है। कल को ये मत बोलना कि भाई तूने बी को क्यों दिया, तेरे को तो हम तीनों को साथ में मिला के देना था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी जॉइंट ओनर को लौटा सकते हो, ये उसका राइट है। डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर। दूसरा, इंडेमनिफाई इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव निकला, पता चला शुभम ने जो कार दी थी वो शुभम की थी नहीं, उसने तो चोरी कर रखी थी, उसके वजह से अगर पीयूष का कोई नुकसान हुआ ना, तो वो मेरे से इंडेमनिफाई कर सकते हैं। तीसरा, क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स। जैसा कि मैंने बोला, अगर मैंने कार दिया है, उसका ब्रेक फेल है और मेरे को पता था, और उसकी वजह से पीयूष का नुकसान हो गया, पर मैंने पीयूष को बताया नहीं था पीयूष का नुकसान हो गया, तो वो मेरे से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। और सर क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस। अगर उसने कोई भी नेसेसरी एक्सपेंस किया है तो वो भी क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस पेमेंट। सर नॉन ग्रेटिट्यूअस पेमेंट के केस में नेसेसरी एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकता, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। कोर्ट को अप्लाई करो फॉर टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। अगर उसको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यार जो पेलर था क्या वो सही में टाइटल उसका है क्या, तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है। सर ये मस्त वाला एग्जाम्पल था, इसका सुनो। सर अगर टीवी जो है, अगर टीवी जो है, सुनो सुनो सुनो, अगर मिस्टर ए गया, मिस्टर ए गया एक टीवी रिपेयर शॉप में और बोला टीवी रिपेयर शॉप तुम प्लीज मेरा टीवी रख लो और उसको रिपेयर के लिए रिपेयर के लिए रख लो। अब टीवी वाले दुकान वाले ने क्या बोला, भाई 3 महीना लगेगा रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, टीवी वाले ने बी को रेंट पे दे दिया टीवी 3 महीने के लिए।
बोले 3 महीने के लिए रेंट पे रख और टीवी देख करके वापस कर देना गर्मी की छुट्टियों में। अब चल ए जो है वो बी के घर गया और उसने देख लिया, अरे ये तो मेरा टीवी है, अरे ये तो मेरा टीवी है। तो ए ने बी को बोला, बी तू ना ये ओनर को लौटाना मत, ये मेरा टीवी है। तो सर उस केस में बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी को तो पता नहीं किसकी टीवी है, तो बी जा सकता है कोर्ट में और बोलेगा, कोर्ट तू बता दे ओनर कौन है, तू जिसका नाम देगा मैं उसको गुड्स लौटा दूंगा। तो सर अगर जो गुड्स बेल्ड है, अगर जो गुड्स बेल्ड है आर क्लेम्ड बाय पर्सन अदर देन द बेलर, देन द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। जो बेलर है वो बेली जो है वो अप्लाई कर सकता है कि भैया रुक जाओ एक बार, हम डिसाइड कर लेते हैं टीवी किसका है। ठीक है। और सर लियन, लियन के बारे में अपन आगे चल करके पढ़ेंगे। क्या आपको ये सारी चीजें समझ आई गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? सर आपको क्या ये समझ आया? अपन ने चार चीजें पढ़ी, मालिक एक बार आपको समराइज करके दे देता हूं। एक है पेलर और दूसरा है पेली। ठीक है। इसके ड्यूटीज है और इसके राइट्स है। सबसे पहले बेलर के ड्यूटीज के बारे में अगर छोटे छोटे शब्दों में बताऊं तो जो भी फॉल्ट है डिस्क्लोज करना। ठीक है, जो भी फॉल्ट है आप उसको डिस्क्लोज करना, आप जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको बेयर करना, आप इंडेमनीफाई करना और प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकते हो। और अगर कोई गुड्स वापस देने आ रहा है तो तू उसको रिसीव बैक कर लेना, गुड्स को वापस ले लेना। अब सर अगर बेली के ड्यूटीज की बात करूं तो बेली की ड्यूटीज है कटमार। कटमार मतलब क्या सर? कटमार मतलब सीख, केयर रखना, यू अनऑथराइज्ड यूज मत करना, टी टाइटल को एडवर्स मत करना, एम मिक्सिंग मत करना, ए एक्रीशन रिटर्न कर देना और आर फाइनली गुड्स को रिटर्न कर देना। अब राइट की अगर बात करूं, बेलर की राइट, तो बेलर टर्मिनेट कर सकता है, पेलर गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है, पेलर जो है वो सूट्स फाइल कर सकता है। सूट्स किसके अगेंस्ट? रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है और एनफोर्समेंट के लिए भी सूट फाइल कर सकता है। समझे? और अगर लगे तो वो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। समझे? और उसके बाद सर अगर बेली के राइट्स की बात करें तो बेली को सर फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, फॉल्ट का बारे में पता होना चाहिए। अगर फॉल्ट के बारे में नहीं पता तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। उसके बाद सर जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है। अगर उसको इंडेमनीफाई किया गया है तो वो पैसा भी ले सकता है। और ये सारी चीजें हैं सर आपके बेली के राइट्स में। क्या आपको समझ आया? इस तरह का टेबल एक अपने नोट्स में बना लेना, मजा आ जाएगी तुमको। क्या समझे? इस तरह का टेबल एक अपने नोट्स में बना लेना, तुमको मस्त मजा आ जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम भूलोगे नहीं। सारे पॉइंट्स एक बार देख करके समरी लिख देना। ठीक है, समझे सर? क्या बोल रहे हो रे प्रशांत? अब सर लियन के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे। अब टर्मिनेशन की बात करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का टर्मिनेशन हो सकता है? मतलब मैंने अगर गाड़ी दी है किसी को, वो ग्रेट्यूटियस हो या फिर नॉन ग्रेट्यूटियस हो, क्या टर्मिनेशन हो सकता है? हाँ जी हाँ, टर्मिनेशन हो सकता है एक्सपायरी ऑफ पीरियड के बाद। मतलब क्या, अगर 3 दिन के लिए मैंने मैंने 3 दिन के लिए बेलमेंट दिया था, तो जब 3 दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो सकता है। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, अगर मैंने गाड़ी दिया था रिपेयर करके दे देना, ब्रेक ठीक करके दे देना, अब ब्रेक ठीक हो गया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका पर्पस सर्व हो गया, अब तुम्हारा बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट हो गया। नोटिस दे करके प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी हो सकता है सर, नोटिस दे करके। या तो तुमने अनऑथराइज्ड यूज किया या इनकंसिस्टेंट यूज किया, इसलिए मैंने टर्मिनेट कर दिया, या किसी भी और कारण से मैंने टर्मिनेट कर दिया, तो नोटिस देके टर्मिनेट हो सकता है। डेथ के बाद भी टर्मिनेट हो जाता है। जो ग्रेट्यूटियस बेलमेंट होता है ना, वो डेथ के केस में टर्मिनेट हो जाता है, या तो बेलर के या बेली के। या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो कार था जो मैंने बेलमेंट में दिया था, वो कार ही अब नहीं बची, कार ही चल दी, तो फिर उस केस में सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर आपका बेलमेंट नहीं बचा। या फिर कार में जिसको तुम घुमाने वाले थे, वो घुमाने के लिए जो थी वही नहीं रही, ब्रेकअप हो गया, तो ऑब्जर्व, क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया? क्या एक तरह से हम जानते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। तो 5 केस में सर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या तो पीरियड खत्म हो गया या पर्पस खत्म हो गया, या तो पीरियड खत्म हो गया या फिर पर्पस खत्म हो गया, या फिर आपने नोटिस दे करके, या फिर डेथ से, या फिर डिस्ट्रक्शन से। तो सर पी एन डी, 2P 2D। पी क्या है सर? पर्पस खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया। एन क्या है? नोटिस दे दिया। टी क्या है? या तो आपकी डेथ हो गई या सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो गई, या तो बेलर या बेली की डेथ हो गई या फिर सब्जेक्ट मैटर की डेथ हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में आप जो है आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। दोस्तों 4 4 बार रिपीट कर रहा हूं, रैपिड रिविजन बैच में, रैपिड रिवीजन में 4 बार रिवीजन हो रहा है, प्लीज मेरे साथ याद कर लो, वरना ये चैप्टर जो है ना 1 घंटे में तीनों यूनिट खत्म कर दूंगा, 1 घंटे में तीनों यूनिट खत्म कर दूंगा। प्लीज मेरे साथ चीजें याद कर लो, समझे सर?
अब आगे बढ़े। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या मजाक करता है लॉ, देखना। लॉ कहता है कि रोड में अगर तुमको पड़ा हुआ ये घड़ी मिला, तो ये घड़ी एक काम करना भाई, तू ना ट्रू ओनर को ढूंढना और उसको लौटा देना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लोग भूल गए, इंडिया के लिए एक्ट बना रहे हैं। बोले अगर रोड पे पड़ा हुआ कोई तुमको गुड्स मिले, तो यू आर फाइंडर ऑफ गुड्स, यू आर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तुम्हारा काम है तुम जो ओनर को है ढूंढो और उसको लौटाओ। हम्म। ठीक है सर, मजाक तो इन्होंने कर लिया पहले। इट इज द ड्यूटी ऑफ द फाउंडर ऑफ द गुड टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड देन सरेंडर द गुड्स टू हिम। लेकिन सर क्या फाइंडर रियल ओनर को सू कर सकता है? समझो एक छोटी सी चीज, अगर मैं रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, ठीक है। अब उस समय मेरे को एक फोन मिला, उस समय मेरे को एक क्या मिला, एक फोन मिला, आईफोन मिला, और उसका कांच टूटा हुआ था। अब वो आईफोन को ढूंढने, आईफोन का ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, 10,000 रुपए का खर्चा किया। अब मैं ट्रू ओनर, मेरे को पता चला अजय देवगन है, अजय देवगन के पास मैंने गया, मैं बोला 10,000 रुपए दे, तो उसने मना कर दिया। क्या मैं अजय देवगन पे केस ठोक सकता हूं? लॉ ने बोला केस नहीं ठोक सकता। तेरे को उसने बोला था कि 10,000 का खर्चा करने के लिए, नहीं ना, तो तू केस नहीं ठोक सकता। पर हाँ, तू उसके जब तक वो 10,000 रुपए नहीं देता तुमको, तुम उसको फोन नहीं लौटाओगे, तुम अपने पास रख सकते हो। और अगर वो लास्ट में नहीं देता है ना 10,000 रुपया, तो तुम उस फोन को बेच भी सकते हो, वो फोन को तुम बेच भी सकते हो, पर तुम उसको केस नहीं कर सकते उस पे। पर हाँ, अगर अजय देवगन ने एक एड छापा था कि मेरा आईफोन खो गया है, जो मेरे को आईफोन लाके देगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, और फिर तुम आईफोन उसके पास लेकर के गए, और अगर वो 10,000 रुपए नहीं दे रहा है, तब तुम उस पर केस ठोक सकते हो, क्योंकि इस केस में अजय देवगन ने बोला था कि 10,000 रुपए दूंगा, वो नहीं दे रहा है, तो केस ठोक सकते हो। ये तीनों पॉइंट पढ़ो सर फटाफट। सर ये तीनों पॉइंट फटाफट रीड करो, प्लीज जल्दी, जल्दी रीड करो। समझे सर? नो राइट टू सू इफ यू वॉलंटरीली इनकर्ड। आप रिटेन करने का राइट कर सकते हो जब तक आपके पास पैसे नहीं आते, लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक अवार्ड ऑफर किया था, तो आप उसको सू भी कर सकते हो, और जब तक वो अवार्ड ना दे तब तक आप गुड्स नहीं भी लौटाओगे तो चलेगा। क्या सर आप बेच सकते हो गुड्स को? जनरली तो लॉ कहता है मत बेच भाई, जनरली तो लॉ कहता है मत बेच। पर अगर ओनर जो है, ओनर जो है वो मिल नहीं रहा है, या फिर मिलने के बाद वो पेमेंट नहीं कर रहा है रीजनेबल खर्चे का या लॉफुल चार्जेस का, वो अगर खर्चा नहीं कर रहा है, या तो वो मिल नहीं रहा है, या अजय देवगन मिल गया पर वो जो है खर्चा नहीं कर रहा है, तो आप सेल कर सकते हो, अगर वो गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या? वो गुड्स की वैल्यू जा रही है, या फिर दूसरा, वो लॉफुल चार्ज जो है वो 2/3 ऑफ द वैल्यू से ज्यादा हो गया है। सर अगर फोन था 50,000 का, और उसको ढूंढने के चक्कर में तुमने 40,000 खर्च कर दिया, तो लॉ ने बोला कि भाई देख, अजय देवगन भी 40,000 नहीं देगा, वो नए फोन ले लेगा 50,000 रुपए में। तो लॉ ने कहा अगर उसके वैल्यू का 2/3 जो है आपने लॉफुल खर्चा कर दिया, तो लॉ कहता है भाई तू बेच दे, कोई टेंशन नहीं है, रखने का कोई मतलब नहीं है। तो लॉ ने कहा यूं तो तुम नहीं बेच सकते, पर अगर तुमको ओनर मिल नहीं रहा है, या फिर ओनर जो है वो मिलने के बाद रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट के लिए, तो आप बेच सकते हो, अगर वो पेरिशेबल नेचर का है, या फिर उसके 2/3 के वैल्यू जितना, 3/4 नहीं दोस्तों, 2/3। मतलब अगर 100 रुपए का है, तो आपने 66.67 रुपीज अगर खर्च कर दिया है उसपे, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, तू उसको क्या कर, क्या कर, तू उसको बेच दे, कोई टेंशन नहीं है। अब बात करें सर जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन के बीच में। जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में बहुत इजी फर्क है, सुनो। जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन क्या होता है? पर्टिकुलर लीन क्या होता है? अगर ए ने अपना कपड़ा दिया था टेलर को, बोला टेलर सील देना, टेलर ने उसको सील दिया है, सीलने के लिए स्किल लगाया, सिलने के लिए स्किल लगाया, स्किल लगा करके सीला सर, या फिर लेबर का कॉस्ट इनकर किया। अब बाद में जाके जब कपड़ा लौटा रहा है ए को, तो ए को बोला ए पेमेंट कर। तो अगर ए ने पेमेंट करने से मना कर दिया ना, तो टेलर जो है वो उस गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। टेलर बोलेगा नो पेमेंट नो वापस क्लोथ, अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे क्लोथ वापस नहीं करेंगे। पर सर क्या टेलर ए पे केस फाइल कर सकता है? लॉ ने बोला केस नहीं फाइल कर सकता, तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है ना, वो तू रख ले, तू केस मत फाइल कर। पर अगर आपने जो क्लोथ है उसको वापस कर दिया था, जो क्लोथ है उसको वापस कर दिया था, और वापस करने के बाद ए पेमेंट नहीं कर रहे, तो जाकर के आप केस फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो सामान था वो तो आपने वापस कर दिया, अब पैसे नहीं दे रहे, तो अब क्या करोगे? केस फाइल करोगे। सर मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लो। अगर ए ने बी को कपड़े दिए थे, बी को क्यों कपड़े दिए थे? ए ने टी को दिए थे, मान लो, चलो ए ने टी को दिए थे, क्यों? बोला टी तू ना इसको सील करके दे देना, ठीक है, टी सील करके दे देना।
टी ने सिलाई कर दिया और ए को वापस करने गया, पेमेंट मांगा तो ए ने पेमेंट से मना कर दिया, तो आप ये क्लोथ को क्या कर सकते हो, अपने पास रिटेन कर सकते हो, उसका लीन रख सकते हो, आप लीन रख सकते हो। पर अगर पर अगर आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, क्लोथ वापस कर दिया, तो आप जाकर के ए पे केस भी फाइल कर सकते हो। इसको कहते हैं सर पर्टिकुलर लीन। पर सर पर्टिकुलर लीन के लिए एक चीज ध्यान रखना, उस गुड्स पे कुछ स्किल या लेबर का यूटिलाइजेशन हुआ है, वरना पर्टिकुलर लीन नहीं होता है। सर एक बार ये पर्टिकुलर लीन का डेफिनेशन पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सर पर्टिकुलर लीन के बारे में पढ़ो एक बार, जो मैंने सब था वो बता दिया, एक बार रीड करो पर्टिकुलर लीन। जब तक उसको उसके पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो क्या करेगा, गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। बट नोट, सर बेली के पास राइट टू सू नहीं है, वो सू नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया था ना रेम्यूनरेशन लिए बिना, तो फिर वो केस फाइल कर सकता है। ठीक है। अब सर एक बात बताओ, मैंने टेलर को कपड़ा दिया था, मैंने बोला सिल के वापस कर देना भाई, पर टेलर को मैंने बोला था 7 दिन में सिल देना, 7 दिन बाद शादी है। शादी है, 7 दिन के अंदर सील देना। टेलर ने अगर नहीं सीला 7 दिन के अंदर, तो उसके बाद फिर उसका राइट टू रेम्यूनरेशन नहीं रहता, फिर वो लीन नहीं एक्सरसाइज कर सकता। क्या लिखा है, राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन इज लॉस्ट इफ बेली डज नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द टाइम्स अग्रीड। जो टाइम पे अग्रीमेंट हुआ था उतने में नहीं किया। बेली हैज नो राइट टू सेल सच गुड्स। इस केस में क्या मेरा कपड़ा बेच देगा जाके, क्या नहीं, आप उस कपड़े को नहीं बेच सकते। अब सर बात करते हैं जनरल लीन का। जनरल लीन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये सिर्फ ना 5 लोगों के लिए लगता है। बी एफ को, बी क्या है सर, बैंकर्स। ए क्या है, फैक्टर्स। पी क्या है, अबे चल, सर ये पेन में ऐसे भी नहीं कर सकते, जाने दो सर। देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन, स्क्रीन सर क्या है अच्छा, चार्ज चलने लगे। ओके सर, 2 मिनट में चार्ज हो जाता है अपना, 2 मिनट में चार्ज होता है। देखो सर, बीएफ को क्या है सर, अगर बैंकर्स, फैक्टर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट या फिर वॉर फिंगर्स, ये 5 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। पीएफ को, ये 5 लोगों के लिए सर जो आपका जनरल लीन का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होता है। पीएफ को, पी क्या है, बैंकर्स। एफ, बोलो, फैक्टर्स। पी, पॉलिसी ब्रेकर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स। ए, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। और डब्ल्यू, वॉर फिंगर्स। सर सिंपल सी बात है, मेरे को पेन लगेगा, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ बैटरी मम होगी, 1 मिनट तो चल जाएगा। सुनो सर, सुनो सुनो सुनो। सर अगर ए एक बैंक है, सुनो बहुत सिंपल है, एक सिंपल एग्जांपल है। अगर बैंक है, बैंक ने ए को लोन दिया था कितना, ए को लोन दिया था 100 करोड़ का। उस लोन के अगेंस्ट बैंक ने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। उसके बाद बैंक ने 200 करोड़ का लोन दिया था, और उसके बदले में उसने बिल्डिंग को एज ए सिक्योरिटी लिया। बिल्डिंग को एज ए सिक्योरिटी लिया, किसको दिया था सर, ए को ही दिया था। अब ए ने क्या किया, ये 200 करोड़ का तो रीपेमेंट कर दिया। तो सर जैसे ही 200 करोड़ का रीपेमेंट हुआ, तो ये बिल्डिंग को रिलीज कर देना चाहिए था, बिल्डिंग को फ्री ऑफ चार्ज कर देना चाहिए था। पर बैंक जो है, अगर वो चाहे तो वो बिल्डिंग को अपने पास रख सकती है, रिलीज नहीं करेगी उसको। ये 100 करोड़ के अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी रख सकती है। क्यों, क्योंकि बैंक जो है उसके पास पावर है जनरल लियन का। वो एक लोन, भले ही इस वाले सिक्योरिटी के, इस वाले लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी आया था, पर उस सिक्योरिटी को इस वाले लोन के अगेंस्ट भी आप यूज कर सकते हो। यही होता है सर जनरल लीन का मतलब। पर सर जनरल लीन एक्सरसाइज करने के लिए ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट में पावर होना चाहिए। जो ए और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें ये जनरल लीन का पावर होना चाहिए, जो कि बैंक यूजुअली रखती ही रखती है। तो 5 लोग कौन हो गए सर, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी और हाई और ऑफ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रेकर जो है, ये लोग क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी, दे विल रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। सर वो जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, कोई स्पेसिफिक नहीं, जनरल अकाउंट, जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के अगेंस्ट वो आपको सिक्योरिटी को रिटेन कर रहे हैं। एनी गुड्स वेल टू देम, बट नो अदर पर्सन शैल हैव द राइट टू रिटेन अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। पर सर ये चारों, ये 5 के अलावा ना, कोई और जो है वो जनरल लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, अनलेस एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना है। बिना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के ये 5 लोगों को पावर है। कौन 5, बैंकर्स, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। हाँ सॉरी, बाय डिफॉल्ट पावर है इसमें, बाय डिफॉल्ट पावर है। बैंकर्स के पास, फैक्टर्स के पास, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी और आपके पॉलिसी ब्रोकर के पास। ये क्या हो गया सर, जनरल लीन हो गया। एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, फटाफट एग्जाम्पल रीड करो, इजी है, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वही है, पढ़ो एक बार।
बोलो समझे क्या? समझे क्या? आगे बढ़े। हाँ सर। सर जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन के बीच में डिफरेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में डिफरेंस क्या है? जनरल लीन का पावर सेक्शन 171 में आता है, पर पर्टिकुलर लीन का पावर 170 में आता है। सर वापस याद करा दूं, पर्टिकुलर लीन मतलब क्या? एकदम स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट। पर जनरल लीन मतलब क्या? ये जो 5 लोगों को मिलता है। यहां पे सर क्या है आपके पास? पर्टिकुलर लीन में क्या है? राइट टू रिटेन स्पेसिफिक गुड्स पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट। अगर टेलर को अमाउंट नहीं मिला तो वो कपड़ों को रिटेन कर सकता है। बट यहां पे राइट टू कीप पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के अगेंस्ट पैसा लग रहे हो, ये ऑटोमेटिक है। पर्टिकुलर लीन लॉ पावर दे रहा है, पर यहां पे इट इज नॉट ऑटोमेटिक बट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के थ्रू पता चलता है, अग्रीमेंट में लिखा होगा तभी जनरल लीन होता है। उसके बाद यहां पे मैंने क्या कहा? पर्टिकुलर लीन में लेबर और स्किल का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहां पे एज सच लेबर और स्किल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये जो है ये सब लोगों के लिए, पेली हो गया, फाउंडर ऑफ गुड्स हो गया, प्लेजी हो गया, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। पर वो जो है सिर्फ 5 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, पॉलिसी मेकर और आपका बाकी एक और कौन था? अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। ये लोग जनरल लीन के लिए एक्सेस पावर एलिजिबल है। मतलब सर पहला हो गया सेक्शन, दूसरा हो गया राइट्स क्या है आपका, तीसरा हो गया ऑटोमेटिक है कि नहीं, चौथा हो गया लेबर एंड स्किल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और पांचवा हो गया पर्सन जो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। समझे? बोलो समझे क्या? हाँ बोलो ना हाँ। सर ये पूरा किस बारे में बात था? ये पूरा आपके बेलमेंट के बारे में बात था। अब बात करते हैं प्लेज के बारे में। किसके बारे में? प्लेज के बारे में बात करते हैं। प्लेज मतलब क्या होता है सर? बेलमेंट का ही एक पार्ट होता है प्लेज। अब सिंपल सी बात है, अगर ए ने बी को लोन दिया और लोन के बदले में बी ने अपनी मां के कंगन गिरवी रख, अगर अपने मां के कंगन गिरवी रख दिए तो उस केस में क्या माना जाएगा? उसको, इसको प्लेज माना जाएगा। सर इसको क्या माना जाएगा? प्लेज माना जाएगा। प्लेज जो है ना, बेलमेंट का ही एक टाइप है। लेकिन यहां पे प्लेज आप क्या कर रहे हो? जिस भी चीज का प्लेज कर रहे हो ना, या तो आप रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए कर रहे हो कि भैया जो लोन लिया है उसको वापस कर दूंगा, या फिर किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस करोगे, उसकी गारंटी दे रहे हो कि मैंने जो बोला है, जो वादा किया है वो निभाऊंगा, उसकी गारंटी दे रहा हूं। तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा? इसको वैलिड प्लेज माना जाएगा। सर प्लेज क्या होता है? देखो, प्लेज अब क्या है? पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। क्या सर? पेमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट, या तो तुम डेट के पेमेंट की बात कर रहे हो या प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो किसी गुड्स का, तो उसको प्लेज कहा जाता है। इसमें जो बेलर होता है, जो सामान दे रहा है अपना, उसको पॉनर और प्लेजर माना जाता है, और जो बेली होता है उसको पॉनी या प्लेजी माना जाता है। सर ये पॉनी का तुम एक बार स्पेलिंग ध्यान से देख लो यार, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, तुम PAWNE लिखना, ठीक है? तुम अपना दिमाग मत चलाना। सर ये पॉनर PAWN है, ठीक है ना? ठीक है सर। पॉनर और पॉनी, PAWNOR, PAWNEE, ठीक है? पॉनर और पेनी, पॉनी तुम चाहिए तो तुम लिख देना प्लेजर और प्लेजी, तुम चाहिए तो लिख देना प्लेजर और प्लेजी, ठीक है? अब सर उसमें एग्जांपल क्या है? ज्वेलरी डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी एज अ लोन। अब सर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या होता है? ध्यान से सुनो, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल क्या क्या चीजें होती है। अगर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहले सर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की होने की बहुत जरूरत है। तो एक वैलिड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो भी चीजें एसेंशियल है, जो भी चीजें एसेंशियल है वैलिड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारी चीजें आ जाएगी। उसके अलावा बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, आप किसी सिक्योर एज अ सिक्योरिटी बेलमेंट कर रहे हो, उसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेजेस गुड्स, आप गुड्स का सिक्योरिटी दे रहे हो, और गुड्स जो प्लेज कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। मतलब सर लगभग लगभग आप समझ लो, बेलमेंट जो होता है ना वही प्लेज होता है। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे जो आप बेलमेंट कर रहे हो वो एज अ सिक्योरिटी कर रहे हो, किसी चीज को सिक्योर करने के लिए आप ये बेलमेंट कर रहे हो, और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो गुड्स है, और गुड्स का एक्चुअल में डिलीवरी हो रहा है, ठीक है? अब सर राइट क्या होगा? एक पॉनर और पॉनी का राइट क्या होगा? पॉनी का राइट मतलब क्या सर? पॉनी मतलब क्या? जिसको गुड्स मिल रहे हैं। सर आप ऐसा समझ लो, अगर बैंक बैंक जो है, अगर वो शुभम को लोन दे रहा है और शुभम जो है बदले में अपनी ज्वेलरीज रखवा रहा है, तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया? यहाँ पे बैंक हो गया पॉनर, और शुभम क्या हो गया? पॉनी। शुभम क्या हो गया? पॉनी। करेक्ट ना? सही बोला ना? कुछ गलत थोड़ी बोला मैं, कुछ गलत थोड़ी बोला। अरे नालायक, शुभम क्या हो गया? पॉनर। शुभम क्या हो गया? पॉनर। और बैंक क्या हो गया? पॉनी, क्योंकि जिसको मिल रहा है वो पॉनी, जो दे रहा है वो पॉनर। क्या पॉनी पॉनर कर रहे हैं? पौ, पौ, वो वाला म्यूजिक गाना याद आ गया मेरे को। सर
सर सुनो सुनो सुनो, अजय देवगन ने क्या एक से एक मूवी की ना। सुनो मेरी बात। राइट ऑफ अ पॉनी मतलब जिसको प्लेज में मिल रहा है उसके राइट्स क्या है? टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। सर अगर आपने डेट का रीपेमेंट नहीं किया, या फिर आपने अपने प्रॉमिस का फुलफिलमेंट नहीं किया, या फिर आपने जो नेसेसरी एक्सपेंस पे करने थे आपको वो नहीं पे किया, तो आपके गुड्स जो है ना वो रिटेन किए जा सकते हैं। बैंक में रिटेन द प्लेज गुड्स इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज पेंडिंग। अगर इंटरेस्ट अमाउंट पेंडिंग है तो वो आपके गुड्स को रख सकता है, ये उसका राइट होता है। दूसरा, रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट डेट मतलब सर ये जनरल लीन की बात कर रहा है। पॉनी जो है ना, अगर फॉर कैन रिटेन गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे वर प्लेज। मतलब सर बैंक ने अगर एक लोन दिया, बदले में तुमने एक सिक्योरिटी दी, फिर दूसरा लोन 2 दिया, उसके बदले में आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो जो लोन 1 की सिक्योरिटी थी ना उसको लोन 2 के अगेंस्ट भी वो यूज कर सकता है। ये वही चीज है सर जो अपन ने जनरल लीन में पढ़ा था। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर इनकर हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किस लिए इनकर हुआ होगा सर? जो आपने गुड्स दिया मेरे को, जो आपने मेरे को ज्वेलरी दिया, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया था, तो वो खर्चा जो है ना, वो खर्चा जो है मेरे को पॉनर देगा। अगर पॉनर मेरे को वो खर्चा नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? मैं गुड्स को रिटेन कर सकता हूं। पर क्या सर अगर पॉनर ने वो खर्चा नहीं दिया तो क्या मैं पॉनर पे केस फाइल कर सकता हूं? लॉ ने कहा नहीं भाई, तेरे पास गुड्स है तू उसको रिटेन कर ले, पर केस तू नहीं फाइल कर सकता। तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर करेंगे तो उसको रिइंबर्स करवाने का पावर होगा। और जब पॉनर डिफॉल्ट करता है तो पॉनी जो है गुड्स फाइल कर सकता है और उस गुड्स को बेच भी सकता है, वो केस फाइल कर सकता है और गुड्स को बेच भी सकता है। ये किसका पावर है सर? पॉनर का पावर है या पॉनी का राइट्स है। मतलब क्या सर? अगर इसने बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया था, क्या दिया था? 100 करोड़ का लोन दिया था, और बदले में उसको सिक्योरिटी मिली थी 80 करोड़ की, तो ये 80 करोड़ की ज्वेलरी को बेच देगा। अब सर 50-20 करोड़ उसका क्या? जो 20 करोड़ अभी तक नहीं मिला है, तो वो 20 करोड़ के लिए वो शुभम पे केस फाइल कर सकता है। पर मान लो अगर ज्वेलरी बेच करके 120 करोड़ मिला, पर शुभम से लेना सिर्फ 100 करोड़ था, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 करोड़ है ना, ये एक्स्ट्रा 20 करोड़ आप शुभम को लौटा दोगे। मतलब कम मिला तो शुभम को सू कर दोगे, पर अगर ज्यादा मिला तो शुभम को पैसे लौटा भी दोगे। इस तरीके से आप मैनेज करोगे। ठीक है। तो पर सर आप क्या कर सकते हो? क्या लिखा है देखो, वेर द पॉनर मेक्स एनी डिफॉल्ट पेमेंट में या परफॉर्मेंस में, तो पॉनर क्या करे, पॉनी क्या करेगा? द पॉनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनर एंड रिटेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और ही में सेल द गुड्स गिवन ऑन द पॉनर ऑन अ रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल। आप उसको बोलोगे भाई बेच रहा हूं, और नोटिस देने के बाद बेच दोगे। सर रीजनेबल नोटिस देना बहुत जरूरी है अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो। अगर नोटिस दिए बिना बेचोगे ना तो वो सेल वैलिड नहीं होगा। ये 4 राइट्स आपके पॉनी के हैं। क्या राइट्स है सर? पहला राइट्स गुड को रिटेन करना, दूसरा रिटेन सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी कर सकते हो, तो पहला राइट सर रिटेन का ही है, पहला 2 राइट। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है उसको भी रिकवर कर सकते हो, और तीसरा आप सूट फाइल कर सकते हो या सेल कर सकते हो गुड्स को, RES। सर इस तरीके से याद नहीं होगा, सिर्फ डब्बे से ही याद होगा। राइट ऑफ पॉनी क्या है? आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो, सब्सिक्वेंट डेट के लिए भी रिटेन कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रीइंबर्स करवा सकते हो, और आप सूट फाइल करके गुड्स को सेल भी कर सकते हो। समझे सर? बोलो समझा क्या? ये किसका था? राइट ऑफ अ पॉनी मतलब जिसको गुड्स सिक्योरिटी में मिल रहे हैं, मतलब बैंक। पॉनर का क्या राइट है सर? पॉनर मतलब कौन सा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ पॉनर वही बंदा है जिसको हम प्यार से बेलर भी कहते हैं? क्या पॉनर वही बंदा है जिसको हम प्यार से बेलर भी कहते हैं क्योंकि ये गुड्स का बेलमेंट दे रहा है? तो सर उस केस में राइट्स ऑफ अ पॉनर वही होगा जो राइट्स ऑफ अ बेलर है। बेलर के जो राइट्स है, बेलर के क्या राइट्स है सर? बेलर का राइट्स है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये सब याद है ना? तो सर वो जो पेलर के राइट्स है ना, वही आपके पॉनर या प्लेजर्स के भी राइट होंगे, पर उसके ऊपर एक और राइट होगा, राइट ऑफ रिडेम्पशन। सर राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या है? सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं राइट्स किसका, अगर मैं आपको बताऊं राइट्स पॉनर का क्या राइट्स है, तो मैंने बोला पॉनर का राइट्स वही है जो बेलर का राइट होता है, और उसके साथ एक राइट ऐड कर देना, रिडेम्पशन का राइट। रिडेम्पशन का राइट मतलब क्या है सर? समझना, अगर मैंने एक लोन लिया था जिसका रीपेमेंट 1 अक्टूबर को करना था, कब करना था? 1 अक्टूबर को रीपेमेंट करना था। अब अगर 1 अक्टूबर को मैंने रीपेमेंट नहीं किया तो 1 दिसंबर को बैंक जो है उसको सेल करने के लिए निकल गया। क्या करने के लिए निकल गया? सेल करने के लिए निकल गया। पर जब 1 अक्टूबर को रीपेमेंट नहीं किया ना, उससे लेकर के जब तक एक्चुअल सेल नहीं हो जाता, क्या नहीं हो जाता? एक्चुअल में सेल नहीं हो जाता, इस पीरियड में जो पॉनर है ना वो जाकर के कभी भी गुड्स को रिवाइव करवा सकता है। उसको बैंक को क्या पेमेंट करना पड़ेगा? बैंक को जो भी लोन का अमाउंट था वो पेमेंट कर देना, उसके ऊपर कोई भी और एक्सपेंस हुआ तो वो पेमेंट कर देना, पर तुम जो गुड्स है ना अपना रिडीम करवा सकते हो। मतलब क्या? तुम गुड्स वापस ले सकते हो उसका एक्चुअल सेल होने के पहले। लेकिन अगर उसका एक्चुअल सेल हो गया, किस दिन हुआ सर? इस दिन अगर एक्चुअल सेल हो गया तो उस केस में फिर आप उसके बाद नहीं रिडीम करवा सकते, आप उसके पहले रिडीम करवा सकते हो। हाँ, रम कैट भी अच्छा है।
रम कैट भी अच्छा है सर। राइट ऑफ रिडेम्पशन पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। राइट ऑफ रिडेम्पशन पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, प्लीज। प्लीज रीड एक बार राइट ऑफ रिडेम्पशन क्या लिखा हुआ है। समझे क्या सर? सर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लैंग्वेज है ना, ये पूरे पूरे तुम नहीं लिख पाओगे सर। कॉन्सेप्ट लेके चले जाओ क्लास में, सारी चीजें लिख लोगे जितना लिखना होगा। समझे? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ सर। अब पॉनर और पॉनी के ड्यूटीज क्या होते हैं? पॉनर और पॉनी के ड्यूटीज क्या होते हैं? पॉनर का ड्यूटीज क्या होता है, पॉनी का ड्यूटीज क्या होता है? पहले पॉनी की ड्यूटीज की बात करते हैं। मतलब जिसको गुड्स मिला है सर, इसका वही ड्यूटी होगा। कट मार या रम कैट जो बोल लो, कट मार का ड्यूटी होगा इसका। वही ड्यूटी जो हमने पेली के ड्यूटीज में पढ़ा था। और सामने पॉनर का क्या ड्यूटी होगा सर? मतलब जो गुड्स दे रहा है वो डेट पे करेगा या परफॉर्मेंस करेगा, वो कॉम्पेंसेट करेगा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस के लिए, इंडेमनिफाई करेगा अगर कोई लॉस होता है, सारे फॉल्ट्स डिस्क्लोज करेगा। और अगर पॉनी गुड्स को सेल कर देता है ना, तो पॉनर जो है वो डेफिसिट पे करेगा। मान लो अगर पॉनी गुड्स को बेच दिया 80 करोड़ में, उसको 20 करोड़ कम मिले हैं अभी भी, तो जो बचा हुआ डेफिसिट है वो पे करेगा। मतलब सर एकदम सीधा साधा बच्चा मिल बन करके बैठेगा पॉनर। क्या क्या है सर देखो, पॉनर फॉल्ट्स डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, इंडेमनिफाई करेगा, कॉम्पेंसेट करेगा। सबसे पहले तो डेट पे कर ले और परफॉर्मेंस जो प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म कर ले। और लास्ट में अगर पॉनी सेल कर देता है ना, तो कुछ कम हो गया तो वो भी पे करेगा। ये सारा पॉनर का ड्यूटीज होता है। समझे? वो क्या होता है, ड्यूटीज होता है। संस्कृति कह रही है सर फाइनल का आपका पीडीएफ चाहिए था, पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा, ई बुक मिल जाएगा। ई बुक आपको classroom.in पे फ्री में अवेलेबल है कुछ समय के लिए, तो वो फ्री में आपको मिल जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अब सर एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्लेज बाय को-ओनर। मेरे क्लास के बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि क्लास में मैंने तुमको ये बताऊंगा बोला था पर मैं बता नहीं पाया था। एक बार एकदम ध्यान से सुनना। सर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरी कार एक क्रेटा, अगर मेरी कार एक क्रेटा, मैं कौन हूं शुभम, मैं कौन हूं शुभम, और अगर मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो क्या ये क्रेटा का मैं प्लेज करवा सकता हूं? क्या क्रेटा को प्लेज करवा सकता हूं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्लेज करवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कार मेरी है, मैं इस कार का हूं ओनर। ये मेरी है और मैं इसका हूं ओनर। तो सर कार मेरी है, कार का मैं ओनर हूं। पर क्या ये प्लेज क्यों करवा सकते हैं? क्योंकि ये ओनर है। क्या कभी नॉन ओनर भी प्लेज करवा सकते हैं? लेकिन क्या कभी नॉन ओनर ओनर भी प्लेज करवा सकता है? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, नॉन ओनर भी प्लेज करवा सकता है। कैसे समझना सर? सबसे पहले एजेंट, सबसे पहले एजेंट। अगर शुभम का एक एजेंट था मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स शुभम का एजेंट था, तो जो शुभम के बिहाफ में काम करता था, क्या मिस्टर एक्स कार का ओनर है? क्या मिस्टर एक्स कार का ओनर है? नहीं। पर क्या वो एजेंट है? हाँ। तो एजेंट क्या प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट कर सकता है? हाँ। तो अगर मिस्टर एक्स के पास कार है ना, तो वो कार जो है वो बैंक को एज अ सिक्योरिटी दे सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेज करवा सकते हो और इसको वैलिड प्लेज माना जाएगा, वैलिड प्लेज माना जाएगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी है तो तुम प्लेज कर दो, वैलिड प्लेज माना जाएगा। पर मान लो सर मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी नहीं थी, मान लो मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी नहीं थी, पर अगर बैंक ने गुड फेथ में प्लेज एक्सेप्ट किया है ना, गुड फेथ में मतलब क्या, बैंक को भी नहीं पता था मिस्टर एक्स के पास अथॉरिटी नहीं है, मिस्टर एक्स ने झूठे झूठे पेपर दिखा दिए और बैंक ने गुड फेथ में काम कर लिया। तो अगर बैंक ने गुड फेथ में काम कर लिया ना, तो ये प्लेज को वैलिड प्लेज माना जाएगा। तो मैंने क्या कहा सर, अगर एक एजेंट है तो एजेंट भी प्लेज कर सकता है। शर्त ये है कि या तो एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर एजेंट के पास नो अथॉरिटी अगर है, तो जो बैंक है अगर उसने गुड फेथ में काम किया तो इसको वैलिड प्लेज माना जाएगा। सर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप समझे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सर अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपने कोई गुड्स अक्वायर किया था और उस चीज का प्लेज होता है, तो वो भी चल जाता है। क्या मतलब सर समझना, शुभम ने बैंक से लोन लिया था कितने का? शुभम ने बैंक से लोन लिया था कितने का? 100 करोड़ का। शुभम ने जो प्लेज करवाया था ना, ओ माय गुडनेस, वी विल हैव टू वेट फॉर अ मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। एक मिनट रुक जाओ जरा। 2 बार धमकी दिया उसने, फिर भी मैंने नहीं सुना। रुक जाओ।
गाइस बस खत्म हो गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से सुनना। मैंने क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बस ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। आप देखो, प्लेज बाय नॉन ओनर पढ़ा रहा हूं और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्या मेरे पास आपका फुल अटेंशन है? जी हाँ सर, फुल अटेंशन है, तो ये लो फिर मेरी बात सुनो। थैंक यू आदित्य, थैंक यू मैन, थैंक यू। थैंक यू आदित्य। सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा, दूसरा पहला रीजन, पहला क्या केस दिया मैंने, मैं आपको बताने वाला हूं क्या नॉन ओनर्स भी प्लेज कर सकते हैं कभी। हाँ, नॉन ओनर्स भी प्लेज कर सकते हैं, इसके 5 केसेस हैं। पहला मैंने बोला एजेंट तुम्हारे बिहाफ में कर सकता है। कौन एजेंट तुम्हारे बिहाफ में कर सकता है? सेकेंड, एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आदित्य ने बोला है अभी, तो मेरे को लगता है एज अ टीचर, मेरे को हमेशा ये लगता है टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी ये होती है, तुम कॉन्सेप्ट जैसे भी समझाओ, एक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होती है कि तुम जब क्लास खत्म करते हो ना, तो बच्चे को वो सब्जेक्ट से प्यार हो जाना चाहिए। मतलब बच्चे को लगना चाहिए अरे मजा आ गया यार, ये क्या प्यारा सब्जेक्ट है, ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा लग गया ना बच्चे को, तो कुछ भी कम ज्यादा हो वो मचा लेगा, वो मैनेज कर लेगा। पर अगर कहीं ना कहीं अगर उसको ये लगे कि नहीं यार, अरे नहीं जमा यार, मजा नहीं आया, क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, तो उस केस में गए भाई फिर, उस केस में क्या गए भाई। सुनो सर, नॉन ओनर, नॉन ओनर क्या है? नॉन ओनर है पहला एजेंट, पहला एजेंट अगर है वो करवा सकते हैं। दूसरा नॉन ओनर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर शुभम ने बैंक से लोन लिया था कितने का, 100 करोड़ का, और 100 करोड़ का लोन लेने के बाद शुभम ने क्या किया, बैंक को कुछ डायमंड उनके पास गिरवी रखवा दिए। पर ये डायमंड कैसे आया था शुभम का, ध्यान से सुनना। शुभम गया एक एक दुकान में, वो दुकान के ओनर के, एक गोल्ड दुकान था सर, गोल्ड डायमंड का ज्वेलरी दुकान था, वहां पे गया और ओनर के कनपट्टी पे बंदूक रखा और बोला भाई तू ना मेरे को ये डायमंड, जो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ नहीं, जो 100 करोड़ रुपए का डायमंड है, ये तू मेरे को सिर्फ 50 करोड़ रुपए में बेच दे। उसने बाई कोअर्शन विदाउट कंसेंट उसने क्या किया, दुकान वाले से वो डायमंड खरीदा और उस डायमंड को प्लेज करवा दिया। तो मेरा सवाल ये है, क्या शुभम उस गुड्स का ओनर है? सर एक बार के लिए तो ओनर है, पर ध्यान रखना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये वॉइडेबल होगा। मतलब अगर बाद में दुकान वाला जाकर के केस फाइल कर देगा, तो दुकान वाला ये 50 करोड़ वापस कर देगा शुभम को और डायमंड वापस ले सकता है। पर अगर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो तब तक अगर वॉइड नहीं हुआ है, और वॉइड नहीं हुआ है और शुभम ने जाकर के इसको अगर प्लेज करवा दिया ना, उस केस में ये प्लेज जो है ये वैलिड माना जाएगा। और इस केस में शुभम को नॉन ओनर कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि उसने भाई कोअर्शन विदाउट कंसेंट उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो वॉइडेबल होता है। तो इस केस में शुभम ने जो डायमंड को प्लेज करवाया है, उसको एक वैलिड प्लेज माना जाएगा। सर ये सेकंड वाला है, प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रीड करो इसको एक बार, पहले ऊपर का रीड करो, जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया उसके कॉन्टेक्स्ट में रीड करो एक बार। बोलो समझा क्या? नीचे एग्जाम्पल भी वही दिया है, सृष्टि के बारे में दिया है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम अपना एग्जाम्पल बना दूंगा। क्यों सृष्टि के बारे में बात करना? समझे क्या? चलो सर नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड केस क्या है। पहला मैंने कहा एजेंट, दूसरा मैंने कहा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई गुड्स अक्वायर किया है, तो वो नॉन ओनर आ जाता है। तीसरा केस सुनना बड़े ध्यान से, अगर सर मेरे को एक रास्ते में फोन मिला था, मैं कौन, शुभम, मेरे को रास्ते में फोन मिला था, वो फोन का कौन सा फोन था सर? आईफोन था। आईफोन जिसकी मार्केट में वैल्यू थी 10,000 रुपए, उसको, उस पे मैंने 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। 5,000 रुपए का मैंने उस पर खर्चा किया, और सामने मैंने बैंक से लोन ले रखा है, कितने का, 15,000 रुपए का मैंने लोन ले रखा है। और लोन, और सामने मैंने प्लेज में क्या रखवा दिया, ये आईफोन को प्लेज में रखवा दिया। सर क्या ये आईफोन मेरा है? क्या ये आईफोन मेरा है? नहीं सर, ये आईफोन पूरा तो मेरा नहीं है, लेकिन इसमें मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है। लिमिटेड इंटरेस्ट कैसे? ये 5,000 जो मैंने खर्च किए वो तो मेरे हैं ना, तो ये 5,000 रुपए मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट है। पर मैं ये पूरे उसके लिए आईफोन को प्लेज करवा सकता हूं क्या? नहीं सर, आपने प्लेज तो करवा दिया, पर यह माना जाएगा कि सिर्फ आपने 5,000 रुपए के सामान को प्लेज करवाया है। कितने के सामान को? 5,000 रुपए का सामान प्लेज करवाया है। अब अगर ये आईफोन का ओनर आता है ना, अगर ये आईफोन का ओनर आता है, तो वो बैंक को सिर्फ 5,000 रुपए दे करके ये फोन
फोन छुड़वा के ले जा सकता है। 5,000 रुपए भी क्यों देगा सर? क्योंकि 5,000 रुपए तो खर्चा किया है ना सामने वाले ने, तो 5,000 रुपए देकर के छुड़वा के ले जा सकते हो। ये क्या हो गया सर? अगर किसी पर्सन का लिमिटेड इंटरेस्ट है, क्या है, अगर लिमिटेड इंटरेस्ट है तो भी वो प्लेज करवा सकता है, लेकिन प्लेज सिर्फ लिमिटेड होगा, फिर पूरे आइटम पे प्लेज नहीं होगा, लिमिटेड प्लेज होगा सर। वही लिखा हुआ है, क्या पढ़ो तो एक बार, क्या लिखा हुआ है लिमिटेड इंटरेस्ट के केस में? व्हेन द पॉनर नॉट बीइंग द ओनर ऑफ द गुड्स एंड हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट प्लेजेस द गुड्स, देन द प्लेज इज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच लिमिटेड इंटरेस्ट। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच लिमिटेड इंटरेस्ट आप क्या करवाओगे? प्लेज आपका वैलिड रहेगा। अगर मिस्टर एक्स को एक डिफेक्टिव फोन मिलता है रोड पे, वो उसको उठाता है और उसको रिपेयर करवा लेता है 5,000 रुपए में, और बाद में वो 10,000 रुपए के लिए प्लेज करवा लेता है, मतलब क्या, 10,000 का लोन लेता है और बदले में ये फोन दे देता है, तो सिर्फ जो ट्रू ओनर है ना, वो सिर्फ 5,000 रुपए देके अपना फोन रिकवर कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 5,000 भी क्यों? क्योंकि उस पर इतना खर्चा हुआ है। ठीक है सर, क्या आप समझे? सर उसके बाद नेक्स्ट केस, फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है को ओनर्स का केस। को ओनर्स का केस मतलब क्या? अगर मिस्टर ए बी सी तीनों मिलकर के एक मशीन होल्ड करते हैं, क्या वो ये मशीन को प्लेज में दे सकते हैं? हाँ, अगर ए अकेला भी चाहे ना तो मशीन को प्लेज में दे सकता है, पर उसके पास बी और सी का कंसेंट होना चाहिए। बीसी का कंसेंट, बी और सी का उसके पास कंसेंट होना चाहिए। ए अगर प्लेज में दे रहा है तो ए प्लेज में दे सकता है। क्या ए अकेला ओनर है? नहीं, ए को ओनर है, ज्वाइंट ओनर है, पर फिर भी वो बी और सी के कंसेंट के बाद प्लेज में दे सकता है। तो सर लॉ इसको नॉन ओनर के कैटेगरी में डाल रहा है। और लास्ट, प्लेज बाई सेलर और बायर इन पोजीशन। सर ये समझना, प्लेज बाई सेलर और बायर इन पोजीशन एक बार समझाऊंगा, रिवीजन तो कहां रहा ये अब, पर सुनना सेलर और बायर। अगर मैं गया स्केचर्स के स्टोर पे, स्केचर्स में क्या मिलता है? जूता। वहां पे मैंने 10,000 का जूता खरीदा। वाह बड़े लोग, सर एग्जाम्पल में तो बन ही सकते हैं ना। सर मैंने वहां पे क्या खरीदा? मैंने 10,000 रुपए का जूता खरीदा। अब मेरी बात सुनना, स्केचर के स्टोर पे जाकर के मैंने जूता खरीदा, पर जूता खरीदने के बाद मैंने पेमेंट कर दिया, पर मैंने सेलर के पास ही वो जूते रखवा दिए, सेलर के पास ही जूते रखवा दिए, और वो सेलर ने जाकर के उसको प्लेज कर दिया। मैंने सेलर के पास ही जूते रखवा दिए, क्यों? क्योंकि मैंने बोला भाई अभी मैं बाहर जा रहा हूं, मैं 3-4 दिन बाद आकर के लूंगा, और उस समय सेलर ने क्या किया? इस गुड्स को प्लेज कर दिया। तो सर लॉ ने कहा ये प्लेज वैलिड है, लॉ ने कहा ये प्लेज वैलिड है। तुम बोलोगे क्यों सर, कैसे वैलिड है? सेलर का थोड़ी है गुड्स, वो तो गुड्स बायर का हो गया, शुभम का हो गया, सेलर कैसे कर सकता है? तुम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लॉ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर बैंक ने स्केचर्स को या सेलर्स को अगर 10,000 रुपए का लोन दिया, 10,000 रुपए का लोन दिया, उसके बदले में अगर उसने ये आइटम प्लेज करवाया था, तो बैंक की क्या गलती भाई? बैंक को क्या पता कि शुभम अपना स्टॉक छोड़ के गया है, शुभम अपना जूता छोड़ के गया है? बैंक को तो लगा स्केचर्स के शोरूम में, मतलब शुभम स्केचर्स का ही होगा, तो बैंक की क्या गलती है? इसलिए लॉ ने बोला ये एकदम वैलिड प्लेज होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। सिमिलरली अगर स्केचर्स के शोरूम में मैंने गया था, जूता लिया, पर पेमेंट अभी तक नहीं किया, मैंने एडवांस में शूज ले लिया और मेरे पास पोजीशन आ गया, और जो बायर है उसने जाके बैंक के पास ये शूज को अगर गिरवी रखवा लिए, तो ये भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वापस से बैंक की क्या गलती इसमें? इसमें बैंक की क्या गलती है? बैंक ने तो समझा बायर के पास पोजीशन है, मतलब बायर का होगा, उसने प्लेज ले लिया, तो इस केस में दोनों चीजें वैलिड हो जाती है। तो सर पांच पांच केस है जिसको मैंने बनाया को वीजा। को क्या है? अगर आप को ओनर्स हो और अगर आप प्लेज कर रहे हो बाकी ओनर्स के कंसेंट से, तो वैलिड है। पी, अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट अक्वायर किया है और उसको प्लेज करवा रहे हो, वो भी वैलिड है। आई, अगर आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है, जो 5,000 रुपए फोन पे खर्चा किया था आपने, तो वो भी वैलिड है। एस, अगर आप सेलर हो या फिर बायर हो, सेलर जिसने गुड्स बेच दिया है पर पोजीशन अपने पास रख लिया, या बायर जिसने गुड्स खरीदा नहीं है पर पोजीशन पहले ले लिया, वो भी वैलिड है। और लास्ट में ए, एजेंट ने अगर दे दिया तो ये भी वैलिड है। सर ये कोवीजा क्या हो गया? ये आपके प्लेज बाय नॉन ओनर्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई होप दैट इज ऑल्सो कवर्ड। जीनल कह रहा है बैंक नहीं तो स्केचर्स की तो गलती है ना, तो स्केचर्स की गलती है तो क्या हो गया? वो बायर समझेगा। अगर मैंने स्केचर से खरीदा, मैं जाके उसको धोऊंगा ना कि कहां है बे जूता, जूता दे तो मारू तेरे को, तो इस तरीके से तुम धो तो सकते हो ना, तो वो बैंक बायर संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चलो गाइस, चलो गाइस, दैट्स अ वेरी 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 कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ आर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ आर चैप्टर 1 का यूनिट 2। अब एक बार आ जाओ आप, अदर लॉ के हमारे क्वेश्चन बैंक में 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको मैं 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप घर पे कर लेते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर घर पे कर लोगे तो सुखी रहोगे। सर क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क,
24 होमवर्क, 25 सॉल्व करो। 24 चाहिए तो काट भी सकते हो सर, 25 जैसा ही है। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप सामने वाले का काट रहे हो, सामने वाले को बोल देते हो सिल्वर बॉल बनाने के लिए, और डे एंड पे जो भी सामान है उसको ले जाके एक डब्बे में डालते हो, डब्बे का चाबी आप ले आते हो। तो उस केस में आपने डिलीवरी नहीं दिया है सर, पोजीशन नहीं दिया है। यहाँ पे पोजीशन आपके पास है, तो बेली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे अगर बॉल स्टोलन हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसने ताला का चाबी रखा है, जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल है। सर आंसर पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? As per section 148 of the Contract Act, bailment means delivery of the goods by one person to other for some purpose upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished, it shall be returned or otherwise disposed of according to the direction। जैसा बोला गया है उस तरीके से रिटर्न हो जाएगा या डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 149 में लिखता है कि the delivery to the bailee may be made which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee। बेली के पास पोजेशन जाना चाहिए तभी डिलीवरी माना जाता है। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या लिखा है? थस द mere keeping of box at Y's shop when Mr. A herself took away the key amounts to a delivery as per amount cannot amount to delivery as per the meaning of delivery in the provision of section 149। Therefore, in this case, there is no contract of bailment as Mrs. A did not deliver the complete possession of the goods by the key herself। तो कोई bailment का contract नहीं हुआ है सर। अगर गुड्स को कोई भी डैमेज होता है या चोरी होता है तो उसके लिए जिसके पास चाबी है वही रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझे सर? समझे? अच्छा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज। रिवॉर्ड मतलब सर एक तरीके से कंसिडरेशन, उसमें दो है, ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस, वो आप लिख लेना। सर क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। ये पीडीएफ मेरे शुभम सिंगल.com वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। सर ये क्वेश्चन बैंक है, एकदम मजेदार क्वेश्चन बैंक है, इसमें सारे आरटीपी एमटीपी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है एक जगह पे। बहुत मजा आएगा तुमको ये क्वेश्चन बैंक लेकर के। शुभम सिंगल.com पे तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा या फिर हार्ड कॉपी इसका एकदम एट कॉस्ट अवेलेबल है। आप जा करके शुभम सिंगल.com या क्लासों के वेबसाइट से ले सकते हो। सर अगर आपने हायर पे दिया है तो अगर कोई फॉल्ट है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं भी हो ना, तो भाई ये तेरा काम है, तू रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है। जो पेलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो सुरेश है ना वो इस केस में रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है? Accordingly, in the given case, Suresh is responsible to compensate Ramesh for the injuries sustained even if he was not aware of the defect in the carriage। भाई तेरा कैरेज को हायर पे देने का काम है, तेरे को अवेयर होना चाहिए। नॉन नॉन अवेयर, नॉट बीइंग अवेयर इज नॉट अ गुड इनफ एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बोलते हैं ना, उसी तरह का। एक सेकेंड। क्वेश्चन 30 पढ़ो सर, बहुत इजी है क्वेश्चन 30। तुमको समझ आ रहा है पेपर लिखने का फायदा? श्रिया मुक्ता, कितना अच्छे से याद रहता है कौन सा क्वेश्चन लिखा था अपन ने पेपर में, है ना? सोचो नालायक जो लोग, तुम लोग एग्जाम नहीं लिखते हो क्लास के बाद। हर चैप्टर का टेस्ट किया है अपन ने, हर चैप्टर का। समझ ला क्या?
सर इस केस में कंसेंट तो था नहीं, और कंसेंट नहीं था किसका, बेलर का। उसके बाद क्या सेपरेबल है, नहीं शुगर सेपरेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पेंसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा, क्या आपको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, समझे। पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर 32, रीड क्वेश्चन नंबर 32। सर ये स्पेसिफिक लीन की बात हो रही है। आपने अगर क्या किया है, आपने अगर गुड्स दिया था जिसमें स्किल और लेबर इन्वॉल्व हुआ है, अब काम हो जाने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो ज्वेलरी का या जो भी गुड्स था उसका डिलीवरी रोक दिया जाएगा, उसको रिटर्न नहीं करोगे, उसको रिटेन कर सकते हो। पर क्या आप सू कर सकते हो, नहीं, जब तक आपने गुड्स को रिटेन किया है तब तक सू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बेली ने कोई सर्विस दिया है जिसमें लेबर या स्किल है, तो वो क्या करेगा, वो राइट टू रिटेन होगा अंटिल ही रिसीव्स द ड्यू रेम्यूनरेशन। इस केस में द ज्वेलर इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विस दैट ही हैज रेंडर्ड। तब तक के लिए वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बोलो ना, तब तक के लिए वो स्टोन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। सर बस सर वही वही चीजें रिपीट हो रही है। चलो मैं आपको एक नॉन ओनर का एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद अपन क्लास को खत्म कर देंगे। सर अगर कोई एक्स्ट्रा राइट, कोई अगर राइट्स, कोई अगर एक्रीशन होता है, मतलब कोई बढ़ोतरी होती है गुड्स में, तो एक्रीशन का क्या होगा। अगर पेलर ने पेली को गुड्स दिया और उसका एक्रीशन हुआ तो क्या होगा एक्रीशन का, बोलो व्हाट विल हैपन टू द एक्रीशन। सर सच एक्रीशन विल हैव टू बी रिटर्न्ड। प्लेज बाय नॉन ओनर में दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो, फिर क्लास खत्म करेंगे। और पहला वाला आपने पढ़ा हुआ भी है। अब मेरे को समझ आया सृष्टि को मैंने शुभम क्यों नहीं किया, या एस क्यों नहीं किया। सर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट रिसाइंडेड, मतलब क्या, तुमने जो है वैल्यूएबल डायमंड बहुत लो प्राइस में अक्वायर किया था, मान लो तुमने जोर जबरदस्ती से अक्वायर किया था, वो रिसाइंड नहीं हुआ है, मतलब क्या, जो दुकान वाला था डायमंड का उसने आकर के अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया है, तो उस केस में क्या प्लेज वैलिड है, लॉ कहता है प्लेज वैलिड है, ये प्लेज बाय नॉन ओनर के केस में फंसता है। दूसरा, वेदर अ पॉली हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज, क्या आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो। हाँ सर, पॉली के पास बिल्कुल ये राइट होता है। अगर उसको पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डेट नहीं हुआ है या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं हुआ है, तो वो गुड्स को रिटेन बिल्कुल कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। सर पढ़ो, पढ़ो आंसर पढ़ो एक बार, प्लीज आंसर रीड करो। Pledge by person in possession under voidable contract heading A, when the pawner has obtained possession of the goods by him under a contract voidable under section 19 and 19A, but the contract has not been re-signed at the time of pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without notice of the pawner defect of the title. Therefore, the pledge of the diamond by Shrusti with Mr. VK is valid. वही है सर जो हमने पढ़ा था गुड फेथ में। दूसरा, राइट ऑफ रिटेनर, हाँ सर, द पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेस नॉट ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट और विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेट, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो ऑफ द डेट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड। मतलब सर तुम किसी भी कारण से गुड्स को रिटेन कर सकते हो, पैसे मिलेंगे तुम्हारे पूरे, तभी जाकर के गुड्स रिटर्न होगा। प्लीज गाइज, आज आप लोगों को सोने के पहले क्वेश्चन नंबर 41 तक खत्म कर लेना चाहिए। अगर आपने मेरे कल का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन और आज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन देखा है, 15 क्वेश्चन ने तो अपन क्लास में कर लिए, 5 क्वेश्चन और रिपीटेटिव होगा, तो 20 क्वेश्चन मेरे हो गए, 20 क्वेश्चन अब तुम्हारे जो तुम कर लोगे। समझे सर? Did you understand? Yes, guys. All right. चलो guys, thanks a lot. I hope you really enjoyed the session. कुछ चीजें बता देता हूँ, नोट्स आपको shubhamsinghal.com वेबसाइट पे मिलेंगे। प्लीज 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 ये समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक जरूर प्रिंट मार लेना, आप लोगों को बहुत 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 काम आएगा, जरूर जरूर प्रिंट मार लेना। दूसरी चीज,
चैनल में नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को बहुत सारी चीजें, एमसीक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज, सारी चीजों का अपडेट और सारा डिटेल आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जितना आप मेरे को पहुंचाओगे ज्यादा लोगों के पास, उतना मोटिवेटेड रहूंगा मैं और उतना मजेदार कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, लाता रहूंगा, लाता रहूंगा। शेयर जरूर कर देना, अपने जूनियर्स को जरूर बताना इन क्लासेस के बारे में, और अपना प्यार बनाए रखना, बिकॉज गाइस योर अप्रिसिएशन इज जेन्युइनली माय मोटिवेशन एंड दैट कीप्स मी गोइंग थ्रू आउट द डे। प्लीज स्टडी वेल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एकदम जोर शोर से पढ़ाई करो दोस्तों, बहुत कम समय बचा है एग्जाम को, और इस बार अपने को चीरफाड़ मचाना है, और पूरी दुनिया पढ़ रही है तो तुम भी पढ़ लो, इस बार पास हो जाओ, जिंदगी में शांति रहेगी, ठीक है? पढ़ो, सोचो बड़ा, एकदम आराम से सोचो कि आपको जो चाहिए, आपको एग्जामिशन चाहिए, आपको रैंक चाहिए, जो आप चाहते हो, जो भी मन में आपके, वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। एम फॉर द मून्स, अगर तुम फेल भी, एम फॉर द मून्स, क्या मून, क्या है मून्स, क्या मून, एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल हिट द स्टार्स, ठीक है? बड़ा सोचो, बड़ा करो, नो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होएगा ना, रैंक नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, दोनों ग्रुप पास हो गए तो कोई बात नहीं, हो जाओगे। बट गाइस एकदम जोर शोर से पढ़ाई करो, सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन की तैयारी करो, और बहुत अच्छे से अपना दिन प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। यस गाइस, 80 प्लस इन लॉ, दैट्स द टारगेट। लाइक जरूर करना, और इस वीडियो का सिर्फ हमने 200 का टारगेट रखा है, तो लाइक जरूर जरूर कर देना। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।